हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके नए चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं इसको बहुत ही ध्यान देकर के सीखना पड़ेगा। आप सारे जो भी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब पार्ट मेरे पे छोड़ दीजिए और बस आप लेक्चर को देखते जाइए। चलिए समझते हैं। अगर इस चैप्टर की सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ तो जो हमारे पास गिवन है कि मूविंग चार्ज या मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया था ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने पता किया कि कोई भी अगर एक कोई मूविंग चार्ज हो, चाहे कोई भी एक ऐसा वायर हो जिसमें करंट चल रही हो, कुल मिला के एक ही चीज़ बोलूँगा कि चार्ज अगर मोशन में होगा, तो सीधी-सी बात है वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड और ये सबसे पहले कॉन्क्लूड किया था ओरेस्टेड ने, ठीक है? तो हमारे पास आ जाएगा कि ओरेस्टेड कॉन्क्लूडेड दैट कि कोई भी चाहे मूविंग चार्ज हो, चाहे कोई भी करंट हो, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग स्पेस में। यार अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपने सुना होगा कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पर होगा तो वो क्या और बनाएगा सिर्फ और सिर्फ बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और अगर चार्ज मोशन में हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज है तो बनाएगा ही और साथ में वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सही है क्या? ठीक है। और अगर चार्ज मोशन में हो पर अगर उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली बनेगा। साथ में आपकी बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स जिसको आप बोलते हो। ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिक एक्सपेरिमेंट था जो कि ओरस्टेड ने किया था और ये उन्होंने डिस्कवरी की थी। आई थिंक आगे चलते हैं, ये तो आप बेसिक समझते हैं। अगला है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंज फोर्स होता क्या है एग्जैक्टली समझना। अपने अभी सीखा कि चार्ज अगर रेस्ट पर होगा बेटा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने बोला कि क्यू एट अगर रेस्ट पर होगा तो भाई ये बनाएगा ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मैं क्या देखना चाह रहा हूं इस जगह पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर बेटा साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। हम देखते हैं कि कोई भी चार्ज अगर मोशन करेगा तो किस तरह से उसका बिहेवियर होगा। आ जाओ सीखते हैं। देखो हमारे पास देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फोर्सेस कितने आने वाले हैं? दो। एक तो आएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दूसरा आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चलो ये बात तो हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस फोर्स को सर कोई स्पेशल नाम दोगे क्या? यस बेटा, डेफिनिटली मैं एक स्पेशल नाम देने वाला हूँ। और इस फोर्स को अपन ने नाम दे दिया लॉरेंज फोर्स। ठीक है क्या? अब चलो यहाँ पर देखते हैं। तो हमने बोला कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि एक किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और किसी सिचुएशन में एक हमारे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो है E और जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है दैट इज B। ठीक है क्या? अब मैं यहाँ पर बात करूँ फोर्स की तो हमारे पास कितने फोर्सेस आ जाएँगे बेटा? 2। याद करो तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता था F इक्वल्स टू आपने बोला था कि Q इंटू E होता है। तो यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी आने वाला है। ये होता है बेटा Q V क्रॉस V। सही है क्या? अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँगा तो देखो ज़रा F इक्वल्स टू आपने क्या बोल दिया? F इलेक्ट्रिक भी बोला प्लस F मैग्नेटिक बोला। अगर मैं दोनों को लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ज़रा F इक्वल्स टू क्या बोल दिया आपने? QE प्लस आपने क्या बोल दिया? Q इंटू V क्रॉस B किसी R पोजीशन पर, ठीक है? Q को आपने कॉमन निकाल लिया और आपने क्या बोल दिया? E प्लस साथ में क्या हो जाएगा? V क्रॉस B जो कि हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। सही है क्या? ये जो कंबाइंड फोर्स था आपने इसको स्पेशल नाम दे दिया। आपने इसको बोल दिया बेटा कि ये लॉरेंज फोर्स है। ये हमारे पास हो गया कि फंडामेंटल बेसिक है जो कि हमने लॉरेंस फोर्स के लिए सीखा। अब यार कुछ चीज़ें और कंडीशंस है जो मेरे को बताना है आपको ज़रूरी है। याद करो जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा तो आपने बोला Q इंटू ई। और यार जब आप Q इंटू ई बोल पा रहे हो वहाँ पर जस्ट Q इंटू ई बोल रहे हो तो वहाँ पर ना तो वेलोसिटी का कोई फैक्टर आया, ना तो कोई डायरेक्शन वगैरह का एटलीस्ट ऐसे सीन बन रहा है कि चार्ज इधर ही चलना चाहिए। ऐसा कुछ तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो अगर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनिटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगना ही लगना है। पर यार मैग्नेटिक फोर्स में एक नाटक देखो ना, इन्होंने क्या बोल रखा है? क्यू वी क्रॉस बी यानी कि वेलोसिटी और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कहीं न कहीं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। आपको भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हो यार, तो कहीं न कहीं वहाँ पर हमारे को डायरेक्शन के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर अपन थोड़ा-सा सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को अगर सीखने की कोशिश करें तो हमने क्या बोला था? अच्छा इसको अगले पेज पे देखते हैं बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट को जो कि वहाँ पर हमारे पास बना भी हुआ है। ठीक है? तो अब चलते हैं अपन अगले स्लाइड पे, जो कि ये हमारे पास गिवन है जिसकी कि मैं बात कर रहा था। सुनना। आपको क्या बोला कि V क्रॉस B बेटा पहली बात सुनना, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेसिकली जैसे हमने बोला V क्रॉस B तो आप चलोगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। आपकी फिंगर्स कर्ल होनी चाहिए वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो थंब होगा ये बताएगा कि मैग्नेटिक जो फोर्स है वो किस तरफ आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर कोई भी एक चार्ज था
आपने वी से वी की तरफ फिंगर को कर्ल किया, आपने वी से वी की तरफ फिंगर को कर्ल किया, ये फ़ोर्स किस तरफ आ रहा है बेटा? ऊपर की तरफ आ रहा है। सही है कि नहीं? ये हमारे पास बिल्कुल फंडामेंटल है। और एक और चीज़ ना, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने सीखा होगा कि चाहे मैं वी की बात करूँ, चाहे वी की बात करूँ, वी और वी और चाहे फ़ोर्स, तीनों ही आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। नोटिस करो, अगर मैं थोड़ा-सा बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर आ गया वी, यहाँ पर आ गया वी। यहाँ से देखो, ये आ गया वी, ये आ गया वी, ये आ गया वी, और जो रिजल्टेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर और ये भी आपस में कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हमने यहाँ पर बात कर ली कि मैग्नेटिक फ़ोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से आएगी। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है वो कहीं न कहीं वेलोसिटी और v के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से डायरेक्शन उनकी आ रही है, इस पर भी डिपेंड करने वाला है। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, एफएम को मैं लिखने की कोशिश करूँ बेटा, तो आपने क्या बोला था? देखो, q से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो मैं बोल दूँगा V क्रॉस V। अब अपन ने जैसे ही बोला V क्रॉस V, तो यार आपको दिमाग में आया कि सर ओपन भी तो कर सकते हैं इसको, यस बेटा क्यों नहीं कर सकते? Q V V आपने बोल दिया साइन थीटा, और आपको भी पता है थीटा इज एंगल बिटवीन क्या? V वेक्टर एंड V वेक्टर। सही है कि नहीं? ठीक है। चलो, ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस कर पा रहा हूँ बेटा, कि मैग्नेटिक फ़ोर्स तभी आएगा जब इसमें वेलोसिटी हो। इसका मतलब कि चार्ज अगर रेस्ट पर होगा, तो सिर्फ़ एक ही फ़ोर्स आ सकता है उस पर, वो कौन-सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। मैग्नेटिक फ़ोर्स वहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इसके फ़ॉर्मूले हमारे को V भी दिख रहा है। सही है क्या? चलो, एक और चीज़, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 में बोल दूँ, 0 मतलब वेलोसिटी वेक्टर और B वेक्टर अगर दोनों पैरेलल आ गए, तो एंगल कितना? 0। अरे आप ही ने तो बोला क्या था कि थीटा जो एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर दोनों ही पैरेलल आ गए बेटा, तो एंगल हो गया 0, और जैसे ही साइन 0 हुआ आपने वैल्यू कितनी बोल दी? 0। इसका मतलब वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फ़ोर्स हमारे पास काम ही नहीं कर रहा। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर दोनों 180 डिग्री पर आ जाएँ, भाई 180 तब भी 0 होने वाला है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहे पैरेलल हो जाएँ, चाहे एंटी पैरेलल हो जाए, अल्टीमेटली बोलना तो हमारे को मैग्नेटिक फ़ोर्स को 0 है। तो सर क्या लॉरेंत्ज़ फ़ोर्स भी 0? नहीं बेटा। अपन ने सीखा ना कि Q इंटू E जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, भाई वो तो लगने वाला है ना, तो यहाँ पर तो आपको आई डोंट थिंक किसी भी तरह का कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया। इसका मतलब है कि हमने क्या-क्या कंक्लूड किया, एक बार चलो जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पर क्या बात की? लॉरेंत्ज़ फोर्स की। लॉरेंत्ज़ फोर्स कब आता है? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंबाइंड हो, और कहीं न कहीं एक चार्ज पर दोनों ही फोर्स साथ में एक्सर्ट कर रहे हो, तो हमारे पास कौन-सा फोर्स आ जाएगा? लॉरेंत्ज़ फोर्स। लॉरेंत्ज़ फोर्स की बात करूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है QE, और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्यू प्लस वी क्रॉस बी, यानी कि यहाँ पर दोनों ही हमारे पास फोर्सेस कंबाइंड हो जाएँगे, और जब भी ऐसा किस तरह का फोर्स अप्लाई होगा तो हम उसको बोल देंगे कि लॉरेंत्ज़ फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है क्या? चलो, ठीक है। तो हमारे को यही सारे कंपोनेंट गिवन है, जो भी हमारे पास थ्योरी थी, जो भी मैंने अभी आपको बोला कि कब लगता है, कैसे लगता है, ठीक है? चलो, अब थोड़ी-सी आगे बात कर लें अपन। ये तो हो गया लॉरेंत्ज़ फोर्स। अब एक चीज़ सुनना यार, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, भाई नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर करंट चल रही होगी। करंट का फ्लो मतलब चार्जेस का फ्लो, और चार्जेस का फ्लो किस वेलोसिटी से होता है? आपको याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होता है। सही है क्या? अब आ जाओ इसी की थोड़ी-सी अगर मैं बात कर लूँ बेटा, तो सुनना, देखो हमारे को क्या-क्या गिवन है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए सिंगल मूविंग चार्ज टू अ स्ट्रेट रॉड कैरिंग करंट। ठीक है। अब सिचुएशन हमारे को दे रखी है कि कोई भी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एक ही एक रॉड है जिसकी लेंथ है बेटा L, और हमारे को बोल रहा है कि कोई भी एक तरह के चार्जेस को कैरी करिए। एक तरह के चार्जेस मतलब यार, या तो पॉजिटिव कर रही होगी या तो नेगेटिव कर रही होगी। अल्टीमेटली उसका मतलब इतना सा था। ठीक है। लेट द नंबर डेंसिटी ऑफ द मोबाइल कैरियर जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स कितने हो जाएंगे? एन इंटू एल। अरे यार समझो ना क्या लिख रखा है, कुछ नहीं फालतू का है, एनसीईआरटी ने बोल रखा है। सुनना, देखो, मेरे को अगर मैं बोलूँ कि कोई भी कंडक्टर है तो भाई कहीं न कहीं सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल है तो बेटा कहीं न कहीं उसके पास वॉल्यूम है। और अगर वॉल्यूम होगा तो मैं टोटल, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ, टोटल कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी बात करूँ, तो चार्ज कैरियर की जो डेंसिटी थी आपने बोल दी एन, इंटू उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो चार्ज कैरियर्स जो प्रेजेंट है पूरे के पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो इसको आपने क्या बोल दिया? एन इंटू एल इंटू ए। लिटरली आप वॉल्यूम ही तो बोल रहे हो ना, ए इंटू एल। तो आपने क्या बोला कि टोटल कैरियर, टोटल चार्ज कैरियर्स इंटू क्या बोल दिया आपने? वॉल्यूम। ये हमारे पास हो गया जो हम बेसिक बोल रहे थे। ठीक है क्या? अब आ जाओ थोड़ी-सी बात करें, वही जो आपने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो करेंगे एज़ यू कैन सी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और सीधी-सी बात है यार, ओरिस्टेड ने शुरू-शुरू में ही तो बोला था कि अगर कोई भी कंडक्टर होगा, अगर वो करंट का फ्लो करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अरे उसने तो पहले ही बता दिया था ना। आ जाओ फिर थोड़ी-सी और बात करें। अब सुनना बेटा, एक ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, पर एक बार हम पहले पढ़ के आ जाएँ, फिर हम बैलेंस करेंगे इसको।
तो बेटा यहाँ पर हम मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करेंगे, एफ एम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू वी वी। ठीक है, बात ये है कि हमारे पास जो कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे, उस टाइम मैंने बोला भी था आपको कि क्या हो जाएगा बेटा, एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू किसी वॉल्यूम में एन एन इनटू एल इनटू ए, ये जो हमारे पास हो जाएंगे दीज आर हमारे पास है टोटल चार्ज कैरियर्स, टोटल चार्ज कैरियर्स ये हमारे पास गिवन है। अब ये कैसे है क्या है आ जाओ देखते हैं। तो एफ एम इक्वल टू आपने क्या बोल दिया बेटा, एक चार्ज की वैल्यू थी एन, हमारे पास टोटल चार्ज कैरियर है कितनी, एन इंटू एल इंटू ए इंटू क्यू वी वी, ये हमारे पास हो गया बेसिक जो अपन देख करके चल रहे थे। ठीक है, अच्छा v जो है होगा बेटा कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनके पास हो जाएगी। आई थिंक इसमें जितना भी मैंने लिखा सब कुछ अंडरस्टूड है यार। मैं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हटा करके मैं करंट डेंसिटी लिखना चाहता हूँ, और ऐसा कुछ है तो I इक्वल टू आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था एन ई ए, साथ में आपने बोल दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, याद करो तो करंट डेंसिटी जो J होती थी उसका फॉर्मूला क्या आता था आपके पास, I अपॉन ए। तो I तो मेरे पास दिख रहा है, ए को यहाँ ले आता हूँ, तो I अपॉन ए इक्वल टू हमारे पास आ गया एन ई, साथ में क्या बोल दूं बेटा, एन ई, साथ में आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो J इक्वल टू हमारे पास आ गया एन ई वी डी, यानी कि अगर मेरे पास एन क्यू वी डी या एन ई वी डी यहाँ पर दिख रहा है तो मैं उसकी जगह पर J लिख सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो एन साथ में क्यू और साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सबको आपने उठा के रिप्लेस कर दिया किससे बेटा, J से। तो एफ एम की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई हमारे पास, क्या क्या बचा देखो जरा, एल बचा, ए बचा, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, अब तो J आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा बी। ठीक है, याद करो तो J को अपन I अपॉन ए लिख सकते हैं, और A से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एफ एम इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, J किया तो आपके पास I तो आ ही गया, साथ में L आ गया, साथ में आ गया B। अब मैं अगर इसी को वेक्टर फॉर्मेट में लिख दूं तो एफ एम इक्वल टू हो जाएगा I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, आई एल क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो एल की जो डायरेक्शन होगी बेटा, पहली बात वो करंट की ही डायरेक्शन में होगी जो कि हमारे को लेने का है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, फोर्सेस की बात कर ली हमने, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास इतनी ही होती है। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं बात करूंगा तो हमने एक न्यूमेरिकल छोड़ा था, याद है बेटा तुम्हें, ये रहा हमारे पास एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, ये रहा देखो, जो एफएम की वैल्यू होगी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो भी किसी लेंथ की वजह से, तो वो हो जाएगा हमारे पास आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, या एल भी बोल सकते हैं, एल क्रॉस बी, और एल की जो डायरेक्शन होती है वो आई के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, चलो इट्स ओके। अब देखो जरा, कोई भी रॉड है मेरे को इस तरह से रोकने का है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, एमजी। एमजी नीचे की तरफ लगेगा तो इसको गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है कि हमारे को निकालना है बेटा फोर्स किस तरफ आएगा। यार अल्टीमेटली अगर बेटा एमजी नीचे की तरफ लग रहा है तो मेरे को जो काउंटर फोर्स है वो मेरे को ऊपर की तरफ चाहिए। ठीक है, अगर फोर्स मेरे को ऊपर की तरफ चाहिए तो मेरे को बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा। तो अगर मैं यहां पर आई की बात करूंगा, पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैरिंग मास है 200 ग्राम, लेंथ है 1.5 मीटर, करंट हमारे पास चल रही है 2 एम्पियर। तो मेरे को पता है कि एफएम अगर एमजी को बैलेंस कर लेगा तो कहीं ना कहीं हमारा काम हो जाएगा। एफएम की बात करूं तो आई एल वी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा mg, b की वैल्यू बोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mg अपॉन आई इंटू एल। मास की बात करूं तो चेंज करेंगे, हमारे पास मास आएगा 0.2, g की वैल्यू 10 रख लो, i की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर, और लेंथ जो है हमारे पास है 1.5 मीटर। सही है क्या, तो ये कितना आ गया 2/3 जो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा टेस्ला, क्योंकि सारी यूनिट हमने एसआई में रखी थी। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर तुम डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हो तो सुनना, बी के डायरेक्शन में आपको रखना है फिंगर को। करंट हमेशा, एक चीज मैं बता दो, पूरे चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, करंट हमेशा थंब के डायरेक्शन में होगी जब तक तुम कंडक्टर कंडक्टर की बात करोगे। लूप की बात अलग है, उसको छोड़ो। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो करंट हमेशा थंब के डायरेक्शन में ही होगी, और बी को जो रखेंगे वो हम रखेंगे उसके, सॉरी कट, थंब को रखेंगे हम करंट के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में अपन रखेंगे फिंगर को। तो देखो फोर्स किस तरफ हमारे को फील हुआ, ऊपर, यानी कि जो एफ एम होगा ये ऊपर की तरफ फील हो जाएगा,
और अगर मैं mg बोल दूं कि बराबर बोल दूं तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा इन एयर। ठीक है क्या, जो हमारे को बैलेंसिंग की कंडीशन बोली है। चलो, ये तो हमारे पास आ गया बेटा। अब आगे अपन चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या गिवन है। ये हमारे पास एक और टॉपिक आता है बेटा, समझना कि मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो क्या होगा। यार मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो अपन पीछे सीख के आ चुके हैं, वो वैल्यू कितनी होती है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपन को पता चलेगा कि एफ एम इक्वल टू होता है क्यू वी और अपन क्या बोल देते हैं साइन थीटा। और हमने ये भी सीखा था कि थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है क्या। अब ये किस तरह से लगता है, क्या काम करता है, अपन सीखेंगे। एक चीज नोटिस करो कि ये आता है कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट से, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको अभी बोला कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मुझे एलिब्रेट करने दो इस चीज को। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज। देखो, नोटिस करो, एक कोई चार्ज था क्यू। एक कोई क्यू चार्ज था, वी वेलोसिटी से चल करके आया। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो था बेटा हर जगह पर क्रॉस था, अंदर की तरफ था। नोटिस करो, बी के डायरेक्शन में अपन ने फिंगर को रखा था। मैंने बोला था चाहे चार्ज हो चाहे करंट, उसके डायरेक्शन में अपन को रखना है थंब को। जो पाम है, एक चीज मैं तुमको बता दूं बेटा, चाहे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, चाहे मैग्नेटिक फोर्स लगा निकाल रहा हूँ, पाम हमेशा वो देगी जो हमें चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पाम देगा, अगर तुमको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो पाम देगा। अल्टीमेटली चलो आ जाओ, चार्ज के डायरेक्शन में तुमने इसको रखा, ये देखो बी के डायरेक्शन में फिंगर को रखा, देखो फोर्स किस तरफ आ गया, नीचे। फोर्स अगर नीचे की तरफ आया तो भाई देखो यहां से गया ये, और एफएम आ गया इसका नीचे की तरफ। स्टिल जो वेलोसिटी थी उस टाइम शुरू शुरू में चलने की, स्टार्ट में चलने की, वो ऐसी आ गई। एंगल बन गया तुम्हारे पास 90 डिग्री। ठीक है। अब ये मुड़ करके गया, देखो वेलोसिटी, अब देखो बी के डायरेक्शन में आपने फिंगर को किया, थंब अभी नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि करंट अब तो नीचे जाएगी, क्योंकि मुड़ गया, फोर्स नीचे लग रहा था, और अब फोर्स आ गया इस तरफ। कोई चीज नोटिस करो बेटा, एफएम जो है अभी भी सेंटर की तरफ लग रहा है इस गोले के। जब ये नीचे की तरफ आया, देखो आपने फिंगर को ऐसे किया, अब फोर्स लग गया ऊपर, फोर्स लग गया ऊपर। यहां पर देखो वेलोसिटी है ऐसी, और इस जगह पर वेलोसिटी है ऐसी। एंगल बेटा हर जगह पर कैसा बन रहा है 90। सर क्या कहना चाह रहे हो, क्या फायदा है उससे अगर एंगल 90 बन गया। बेटा सुन तो सही, मैंने क्या बोला है, तूने पढ़ा था 11th में, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और याद कर, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भाई वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में होगा, ध्यान से सुनना, कि डिस्प्ले वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो। तो इसका मतलब अगर ये आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आगे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज भी किधर होगा, आगे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस कई डायरेक्ट कट, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी उधर ही आ जाएगी। इसका मतलब कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कितना बन रहा है 90। सर किस पॉइंट पर, नोटिस करना बेटा, यहां भी तेरा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ आ रहा है, फोर्स इधर आ रहा है। अगेन एंगल कितना बन रहा है 90, यहां पर भी भाई एंगल बन रहा है 90, यानी कि वर्क डन कितना हो गया, जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो यहां पर मेरे को एक बात बता, क्या तूने फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा था कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। बता दे मेरे को, वर्क डन कितना हो गया बेटा, जीरो। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये कितना हो गया बेटा, जीरो। तो क्या बोल सकता है कि के फाइनल इक्वल टू क्या रहा है तेरे पास, के इनिशियल। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेगा। यार काइनेटिक एनर्जी को अपन लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, और बेटा जो वी स्क्वायर होता है वेलोसिटी नहीं होती, स्पीड होती है। इसका मतलब है कि सर मैग्नेटिक फोर्स जो भी लगेगा बेटा, वो कहीं पर भी तेरे को स्पीड में चेंज करने वाला नहीं है। तो सर क्या चेंज करेगा, क्या वेलोसिटी में चेंज करेगा। हाँ बेटा, तू सोच के बता कि वेलोसिटी में चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं एक सेकंड के लिए पॉज लेता हूं। आगे आंसर सुन, देख तेरे को लग रहा होगा कि नहीं चेंज करेगा, बेटा देख डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा मेरे बेटे, डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। देखना डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी में चेंज करेगा, डेफिनेटली एनर्जी में चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है बेटा, वहां पर चेंज होने का कोई स्कोप नहीं है। अरे सही है कि नहीं। चलो,
अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये किसी भी तरह से वर्क डन नहीं करता, तो पावर डिलीवर कर सकता है क्या? एक छोटी-सी बात अगर मैं यहाँ पर पूछूँ, तो बेटा पावर का फ़ॉर्मूला क्या होता था? F डॉट V, डॉट प्रोडक्ट अगेन आया, F डॉट B अगेन 90 डिग्री बन रहा है, तो भाई मेरे ना तो ये कोई वर्क डन करता है और जो पावर डिलीवर होता है वो भी इसका कितना हो जाता है? 0। ये हमने सारी बातें कर ली किसकी? मैग्नेटिक फ़ोर्स की। अरे समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? तो ये हमारे पास जो हो गई छोटी-छोटी बातें हो गई, बेसिक-बेसिक बातें हो गई, ठीक है क्या? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कुछ और है क्या सर इसमें? यस बेटा, एक कहीं-कहीं हेलिक्स बनता है और एक और चीज़ बता मेरे को, पहले छोड़ उसको, हेलिक्स तो बाद में बनेगा। पहले बता मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो हमेशा किसकी तरफ आ रहा है? सेंटर। और बेटा अगर सेंटर की तरफ आ रहा है तो सेंटर की तरफ जो फ़ोर्स आता है उसको तूने एक स्पेशल नाम दिया था। याद कर, तो तूने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ आ जाए, सेंट्रीपिटल नाम दिया तूने, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, तो क्या वो mb स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा बेटा। या फिर इसको b इक्वल टू तूने पढ़ा था ओमेगा इंटू आर, तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर? कुछ भी बोले यार, घर की खेती है। अगर मैं एफएम की बात करूं बेटा, तो तेरे पास क्या आ जाएगा? क्यू वी वी इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा mb स्क्वायर अपॉन आर। एक v से एक भी हमने कर दिया कैंसिल, तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो बार-बार रेडियस की बात कर रहा होता है। तो रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? हाँ बोलो। एमवी अपॉन साथ में क्या आ जाएगा बेटा? क्यूबी। थोड़ी-सी और चेंज करें तो याद करो, तो क्या लीनियर मोमेंटम को बेटा तुम एमबी नहीं बोला करते हो? यस। तो क्या मैं इसको पी बोल सकता हूँ? यस, पी अपॉन क्या आ गया? क्यूबी। एक और चीज आती है, नोटिस करो, क्या तुमने बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ा है? पढ़ा है। मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, देखो एम स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, क्या उसको पी स्क्वायर बोलोगे? डेफिनेटली बोलोगे। तो के इक्वल्स टू एक और आ गया तुम्हारे पास पी स्क्वायर अपॉन टू एम, तो पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? टू एम के इंटू ई, और ये आ जाएगा आपके पास रूट में। तो यानी एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, टू एम के इंटू ई अपॉन साथ में लिख देंगे क्यूबी। सही है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा रूट में। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया रेडियस का, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो सर कब कौन सा लगेगा? आपने 3 तो लिख दिया, आपने तो बहुत तीर मार दिया, पर हमारे को कन्फ्यूजन आ रहा है। नहीं बेटा, सुन तो सही। देख, यहाँ पर देख, एक चीज समझ ले, जो भी मैं फिजिक्स की बात करूँ चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, डजंट मैटर एट ऑल। जब भी न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे, जब भी कोई चीज कांस्टेंट बोली जाए, वो तुम्हारे फॉर्मूले में होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, जो कांस्टेंट हो वो आपके फॉर्मूले में आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला आ गया एम बी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी, टू एम के ई अपॉन साथ में क्या आ गया? क्यू बी। अगेन बोल रहा हूँ, जो कांस्टेंट वो फॉर्मूले में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलो, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर मेरे को मोमेंटम कांस्टेंट बोलेगा तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, वेलोसिटी वगैरह की बात करेगा ये लगाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो मैं इसकी बात करूंगा। कैसे अप्लाई करते हैं आज सीखते हैं। हो गया, थ्योरी के नाम पे कितना सिखाऊंगा और। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सीबीएसई का है, 25 या 24 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सुनना, एक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर विद सेम वेलोसिटी। भाई मिल गया, अपना काम हो गया। जो कांस्टेंट बोला आना चाहिए। इसका मतलब आर इक्वल टू, मेरे को एक चीज तो समझ आया कि मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एम बी अपॉन क्यू बी, और तो नहीं यूज कर रहा हूं उन सब में से। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट वी परपेंडिकुलर टू बी। तो भाई कोई बड़ी बात तो बोली नहीं, अपन ने बोला था एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। नोटिस करो, एफ एम इक्वल टू हमने बोल दिया था क्यू वी क्रॉस बी, और अपन ने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट में ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बोल के कोई एहसान तो कर नहीं दिया हमारे पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि रेडियो रेडियो सॉरी कट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ दियर पाथ्स, कैसे डील करेंगे आ जाओ सुनते हैं। आर इक्वल टू अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मैंने लिख दिया एम वी अपॉन साथ में मेरे पास आ गया क्यू बी। वेलोसिटी बोल दिया सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल जो रिलेशन आ गया वो आ गया एम अपॉन क्यू। बेटा सबसे पहले लिखना सीखो कि कैसे लिखते हैं इसको, क्योंकि जब तक रेशियो नहीं बनाना इजीली सीखोगे, ये ऐसे क्वेश्चन है जो तुमसे गलत होते रहेंगे। इधर मैं बोर्ड की बात करूं चाहे कॉम्पिटिटिव्स की बात कर लूं, ठीक है। देखो, तुम्हारे पास है प्रोटॉन, तुम्हारे पास है अल्फा पार्टिकल। आ जाओ, सबसे पहले लिखोगे तुम, अब जब भी बोले सबसे पहले तो यानी रेडियस ऑफ मेरे पास आया प्रोटॉन, और रेडियस आया मेरे पास अल्फा का। मास ऊपर है तो लिखोगे ऐसे, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट एक लगा दिया आपने, तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा इनटू, अगर मैं बोलूं क्यू, देखो क्यू का रेशियो उल्टा बन रहा है, तो ऊपर प्रोटॉन है तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, और क्यू आ जाएगा मेरे पास साथ में किसका? प्रोटॉन का। अब एक और चीज, भाई ऐसे तो कट नहीं सकता कि मैं किसी को यहाँ पे अल्फा यहाँ के प्रोटॉन का तो अलग से कटेगा नहीं, क्योंकि मेरा रेशियो तो बिल्कुल सिंपल आ रहा है।
इसका मतलब जो भी मेरे को चाहे अल्फा लिखूँ, चाहे प्रोटॉन लिखूँ, दोनों एक सिंगल टर्म में होने चाहिए। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ बेटा, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपने बोल दिया एमपी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपने बोल दिया क्यूपी। अल्फा की बात करूँ तो अल्फा को आप क्या बोलते हो? हीलियम न्यूक्लियस होता है 2He4 प्लस आयन भी होता है, पर वो सब छोड़ो। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 2 है, तो भाई चार्ज भी कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जब तक न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ो ऑलमोस्ट आप सेम ही लेकर के चलते हो, क्योंकि डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। यस, हमने सारा कुछ लिख लिया, अब हमारा काम हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन अगर बात करूं तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है बेटा? वो तो मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है, एमपी बोलते हैं उसको। मास ऑफ अल्फा कितना होता है बेटा? तो 4 टाइम्स क्या बोलते हो बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन। कुछ दिख रहा होगा क्यों लिखा था? ताकि मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाए। क्यू ऑफ अल्फा की बात करूं तो कितना लिखते हो बेटा? 2 क्यूपी। इसको कितना बोलते हो आप? क्यूपी। सही है क्या बेटा? बिल्कुल बेसिक है। एमपी से एमपी कैंसिल, क्यूपी से क्यूपी कैंसिल, ये हो गया कितना? 1:2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सही है क्या बेटा? ये बेसिक है और आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे एक और है हमारे पास। ए चार्ज पार्टिकल गेन्स अ स्पीड ऑफ 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलोवोल्ट और एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जिसकी वैल्यू थी 0.4 टेस्ला सच दैट बी परपेंडिकुलर टू बी, वही पिछले क्वेश्चन वाला सीन है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय इट इज। अब देखो आर इक्वल टू, फिर मैं वही लिखूंगा एम बी अपॉन क्यू बी, पर मेरा काम नहीं चल सकता क्योंकि बेटा हमारे को बोल रखा है एक्सेलरेटेड रेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास आ रहा है 10। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं अपने फॉर्मूले में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ तो सुनो, याद करो तो V इक्वल टू हमारे पास होता है बेटा W अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q इंटू वी। सर क्या लिखना चाह रहे हो बेटा? सुनना, वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q इंटू वी के इक्वल। सर फायदा क्या है बेटा? हमने याद कर तो एक फॉर्मूला पढ़ा था 2m ke अपॉन, साथ में हमने बोला था क्यूबी रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। अगर के की बात करूं तो के को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q इंटू वी। यस, अपना काम हो गया। तो 2m इसको क्या बोल दिया आपने? Q इंटू वी। वी वेलोसिटी नहीं है भाई, ये है हमारे पास तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या बोल दिया आपने? क्यूबी। और इससे ये हो गया हमारे पास लग गया रूट, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा क्यू से क्यू भी यहाँ पर हो गया बेटा कैंसिल। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको और चेंज करूँ तो 2m v अपॉन क्यू, सारा वैल्यू को रूट में डाल दो, इनटू आपने बोल रखा है यहाँ पर v, ठीक है। अब जो वैल्यूज हैं अपन सारे को प्लेस करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, चलो सारी वैल्यूज में डाल ही देता हूँ। 2 किसकी बात करें? चार्ज पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड सच दैट b इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय इट। यार मास तो गिवन नहीं है। अगर मास गिवन नहीं है तो भाई इन जनरल अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह लेकर के सॉल्व कर सकता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा मे बी की कुछ मिस्टेक हो। 1.6 इंटू 10 टू पावर कट। तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर हो गया हमारे पास -31। वी की वैल्यू आ रही है 10 टू पावर 6 अपॉन क्यू की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास उसकी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। चार्ज को ऐसे मिस करना चाहिए था, मतलब लिखना चाहिए था, मेंशन करना था। अपन के पास आ गया 0.4। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी हमारे पास है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q describes circular path of radius r in a magnetic field. If its mass and charge bear 2m and q by 2 radius of path would be. तो ठीक है, इट्स ओके। r इक्वल टू, तो फिर तो वही फॉर्मूला लगा देंगे mv अपॉन साथ में बोल देंगे क्यूबी, ठीक है। किसी भी तरह का कोई रेडियस वेडियस की जरूरत नहीं है, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे को क्या बोल रखा है? मास और क्यू में ही सारा उसने रिलेशन बता रखा है। तो v और b को अपन हटा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल टू अपन ने क्या बोल दिया? m अपॉन क्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रेडियस की बात करूँ तो पहली वाली रेडियस थी r, बाद वाली रेडियस हमारे को x चाहिए। फिर वही अपन ने सीखा था, अभी बनाने सीखा था कि क्या लिख देंगे? मास पहले का, तो पहले का मास हो गया बेटा m, दूसरे का मास बताओ तो उन्होंने बोल दिया कि मास कितना हो जाए? 2m हो जाए। चार्ज बोलो तो चार्ज का उल्टा रेशियो बन जाएगा, दूसरे वाले का बोल रखा q/2, पहले वाले का चार्ज कितना है? q। ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक्स आ गया। तो m से m कैंसिल, q से q कैंसिल,
और 2 2 जा 4, तो ये बेटा आ जाएगा अपने पास 1/4। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी क्या, 4 इंटू आर। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू आर। आपने इस वाले वीडियो को भी शॉर्ट में डालना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। यस, क्यों क्यों v क्रॉस b, और याद करो तो वर्क डन कोई हो नहीं रहा, वर्क डन ही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, तो भाई नहीं कर रहा है चेंज, इट्स ओके, असर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज बिकॉज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कितना, 0। यस बिल्कुल, और वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट, नहीं भाई ऐसा नहीं है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v 3 इनटू इन रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इतना, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन जो भी डायरेक्शन में होगा। तो एफएम की बात करें तो एफएम का फॉर्मूला यार ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ऐसा हो सकता है कि इसको कट करके जहां पर मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं रखना चाह रहा इसको, इस वाले न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ जो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो अगर पॉसिबल होगा तो कट कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो एफएम का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास बेटा क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है, अब देखो हमारे को क्या गिवन है, अल्फा पार्टिकल गिवन है। ठीक है, चलो वो तो डील हो जाएगा। विद वेलोसिटी हमारे को इतना दिया है 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड इन अ रीजन, जो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आई में भी आ रहा है, जी में भी आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे को करना है। मेरे को पता है कि एक्सेलरेशन जो मतलब यहाँ पर मास चार्ज टू मास रेशियो हमारे को गिवन है, चार्ज टू मास रेशियो हमारे को गिवन है, इसका मतलब हमारे को चार्जेज के लिए कोई लफड़े की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कि एक्सेलरेशन मतलब क्या, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अल्टीमेटली सारा रास्ता जाता है बेटा फोर्स से। ठीक है, चलो लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं। फोर्स को आपने बोल दिया मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा क्यू वी क्रॉस बी। पहले फॉर्मूले को मैं ऐसे मॉडिफाई करूं कि एटलीस्ट मैं जो वैल्यू मेरे को गिवन है एटलीस्ट मैं उसका काम कर पाऊं। तो मेरे को गिवन है चार्ज टू मास रेशियो यानी क्यू अपॉन एम गिवन है। मैं मास यहाँ नहीं चाहूंगा, फिर तो मैं मास को यहाँ लिखूंगा, अल्टीमेटली वैसे मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए था। तो मैंने बोल दिया क्यू अपॉन एम, आपने बोला बेटा वी क्रॉस वी, ये हमारे पास हो जाएगा। क्यू अपॉन एम की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, यस 4.8 इंटू 10⁷। याद रख लेना, यूनिट ध्यान से देखना बेटा। और ये वैल्यू हमारे पास गिवन है कूलाम पर, साथ में केजी है। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू को अगर अपन देखेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू देखो कहाँ है, 3 इंटू 10⁵ 10⁵ क्यू वी क्रॉस वी। बी की वैल्यू को अगर अपन देखेंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 0.4 टेस्ला को छोड़ो आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। ठीक है, कुछ नहीं भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक बार होगा 4 में और एक बार होगा इसमें, और वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो आई कैप में होती थी। अब यार आई और जे जो होगा सिंपली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको सीखो कि ऑपरेट कैसे करेंगे। तो देखो बेटा आगे सीखो, आई जे और के, ध्यान से सुनना। अगर तुम फॉर रिजल्टेंट अगर तुम चल रहे हो क्लॉकवाइज तो बोल देना पॉजिटिव, वरना आपने बोलना है नेगेटिव। सिर्फ नेगेटिव के पीछे क्यों पड़े हो? अरे बेटा सुन तो सही, देख तो ले, देख तेरे को गिवन है फॉर रिजल्टेंट अगर तूने क्लॉकवाइज चलना है तो तेरे को बोलना है पॉजिटिव। देख तेरे को मल्टीप्लाई करना हुआ आई क्रॉस के। ठीक है, आई से के की तरफ अगर तू चला तो रिजल्टेंट है मेरा जे, वो तो मेरे को पता है, वो तो मेरे को पता है। मेरे को दिक्कत है कि प्लस की माइनस। तो आई क्रॉस के अगर मैं चलता हूं तो जे के लिए देख मेरे को उल्टा चलना पड़ रहा है, उल्टा चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलूंगा, माइनस। थोड़ा सा और अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो और सिखाता हूं मैं, आई क्रॉस माइनस जे। तो बेटा आई और जे का जो मल्टीप्लाई आएगा आएगा के,
मेरे आई क्रॉस जे आता है, क्रॉस माइनस जे नहीं, माइनस को उठा के पहले लगा दे यहां से। अब तेरे पास ये क्या बन गया, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे कैसा आया, के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्लस प्लस माइनस, यानी कि ये क्या आ गया, माइनस के। बिल्कुल बेसिक है मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक है मेरे भाई, सीखो इसको। सॉरी। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 और 12 यानी 14.4 इंटू 10 टू पावर कितना आ गया तुम्हारे पास, 12। सारे के सारे प्लस में ही है, हाँ ठीक है भाई, प्लस में ही है। 12 इंटू कितना आ गया, 0.4। अब फिर वही बात, आई डॉट आई, भाई ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, इससे तो हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, इसको जीरो बोल दिया। दूसरा वाला चलो, यही हो गया हमारे पास 14.4 इंटू 0.3। अच्छा वो पावर भी तो रह गई, 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, 7 5 12। अब फिर वही बात, ये तो आपने बोल दिया, अब हमारे को लगाना है डायरेक्शन। क्या लगाना है बेटा डायरेक्शन, देखो आई क्रॉस जे, बिल्कुल आई क्रॉस जे, अबे कहाँ लिख डाला मैंने, आई क्रॉस जे, मैं फिर से बोलता हूँ, आई क्रॉस जे क्या आ गया, के। तो आपने सीधे बोल दिया इसको के कैप, ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगला हमारे पास आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट है, जिसको अपन बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ। अगर मैं बात करूं बायो-सावर्ट लॉ, तो पहली बात, बायो-सावर्ट लॉ पूरे के पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं होता, ये कंडक्टर के एक छोटे से एलिमेंट की वजह से होता है, बहुत ही छोटे एलिमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो कोई भी करंट कैरिंग, आपके पास एक कंडक्टर दिख रहा होगा, आपने इसका अच्छा इसमें जो करंट चल रही होगी बेटा, ये करंट चलेगी आई, आपने इसका एक छोटा सा सेगमेंट लिया जिसको कि अपन ने बोला डीएल। डीएल को बोलते हैं बेटा एलिमेंट लेंथ या लेंथ ऑफ एलिमेंट, जो भी बोल दो, ठीक है। और यहां से आपने एक पॉइंट लिया जहां की आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन आ गई, और ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। आर और ये जो डीएल के बीच का जो एंगल है बेटा, इसको अपन बोल देते हैं थीटा, ठीक है। तो यहां पर बायो-सावर्ट ने जो कंक्लूजन दिया था, उन्होंने बोला जो डीबी प्रोपोर्शनल टू होगा, पहली बात तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधी सी बात है यार, करंट जितना ज्यादा होगा बी उतना ज्यादा बनेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। डीबी प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास बोला कि जो लेंथ एलिमेंट है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस होगा इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करेगा, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ये भाई हमारे पास तीनों फंडामेंटल हो गए। अगर मैं इन तीनों को एक साथ कंक्लूड करूं तो डीबी प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ गया, आई आ गया, डीएल आ गया, प्रोपोर्शनल टू आ गया बेटा हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक्स है जो जो कि बायो-सावर्ट ने हमारे को कंक्लूजन दिया, ठीक है। यहाँ पर वही जो हमने कंक्लूजन को पढ़ा उसी को लिख रखा है, पर अगर यहीं पर मैं बात करूं तो v इक्वल्स टू, अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अपन बोल देंगे आई इंटू, साथ में बोल सकते हैं डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन, साथ में बोल देंगे आर स्क्वायर, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन, साथ में क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर। यहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसको अगर लिखने की कोशिश करता हूं तो देखो समझना, जो आई इंटू, इसको कट में दोबारा से बोलूंगा, तो जो हम अगर इसको कंक्लूड करें तो डीबी प्रोपोर्शनल अभी तक आ रहा था, मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, और कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आ जाएगा हमारे पास आई इंटू, आपने क्या बोला था, डीएल इंटू आर, और आपने कितना बोल दिया था बेटा, आर स्क्वायर, ठीक है। आई इंटू डीएल बोल रखा था आपने, आर, कट अगेन। तो बेटा जो डीबी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, हमने बोल रखा था आई इंटू डीएल, और साथ में क्या बोल दिया, आर स्क्वायर। तो डीबी इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बेटा, कांस्टेंट लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अपन लिख देंगे आई इंटू डीएल अपॉन, साथ में आ गया बेटा आर स्क्वायर। देखो मैं वेक्टर अभी नहीं लगा पा रहा, और याद करो अगर मेरे को वेक्टर लगाना भी होगा बेटा तो मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, और याद करो कोई भी यूनिट वेक्टर जब तुम लिखते हो तो आप लिखते हो वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब अगर आर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो आपने क्या बोल दिया, डीएल क्रॉस आर, और नीचे अगर आर गया तो इंटू क्या बोल दिया आपने, आर। तो डीबी का जो फॉर्मूला है बेटा, अब ये ऐसे हो जाएगा, देखना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ बोलो, आई इंटू आ जाएगा हमारे पास डीएल क्रॉस आर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा बेटा आर क्यूब। ये हमारे पास डीबी का फॉर्मूला आ गया।
मेरे को अगर बोले कि नहीं यार मेरे को वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटा स्केलर फॉर्म लिख देना, क्या दिक्कत है? अगर स्केलर फॉर्म लिखूंगा तो मेरे को वेक्टर से कोई मतलब नहीं। तो डीबी का फॉर्मूला जो अब मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डीबी इक्व टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल फंडामेंटल हो गया। यहीं पर मैं एक चीज मैं अभी आपको पहले से कंक्लूड कर दूं कि ये अगर करंट कैरिंग वायर है और अगर तुम इस एक्सिस पर बी बताने की कोशिश करते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू देखो, थीटा किस किस के बीच होता है? डीएल यहां रहा, इधर करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट भी आर भी इधर ही आया, एंगल कितना बन गया बेटा? जीरो। और अगर एंगल बन गया जीरो, इसका मतलब जो डीबी का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब वायर के एक्सिस पर जो बी बनता है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास आती है जीरो। बिल्कुल, ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल हो गया। ठीक है, ये हमारे को बोल रखा है, जो भी हमारे को लैंग्वेज बोल रखा है, लैंग्वेज के क्या है हमने सारा कुछ सीख लिया। ठीक है क्या? चलो, ये हमारे पास हो गया बेटा बायो-सॉर्ट लॉ। ठीक है, अगला आता है बेटा हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। अब अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करूं तो देखना इसमें क्या होगा, कैसे होगा। सुनो, देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ इज जस्ट लाइक गॉस लॉ, कि किसी भी कोई भी बहुत लंबी बॉडी होती थी, इन्फिनिटली लॉन्ग बॉडी होती थी, हम उसका भी फ्लक्स बता पाते थे। यहां पर भी सेम सीन हमारे पास, यहां पर भी वही आ जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए यूज करेंगे, तो यहां क्या करेंगे? जस्ट सिमिलरली, हाँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए यूज कर लेंगे। वहां पर क्या होता था बेटा? तो यहां पर याद करो, अगर जो तुम वहां पर पढ़ा करते थे, अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं, तो आपने वहां पर पढ़ा था ई डॉट डी ए इक्वल टू, हमने पढ़ा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को बोला था क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो पढ़ के बैठे थे वहां पर। बस कुछ नहीं, बस इसी के जैसा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं? आ जाओ, सीखो तो सही, सीखो तो सही बेटा। सुनना, हमारे को बोला एम्पियर सर्किटल लॉ कंसीडर्स एन ओपन सरफेस विद अ बाउंड्री, द सरफेस हैज करंट पासिंग थ्रू इट, बी कंसीडर बाउंड्री टू मेड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और हम एक एलिमेंट का निकालेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा? इस रिलेशन का जो साइन होगा वो कैसे लिखने वाले हैं, आ जाओ सीखते हैं। ठीक है, देखो, बस इसी के जैसा ई डॉट डी ए के जैसा हम क्या बोल देंगे? बी। और अगर मैं बोलूं कि एक छोटा सा सेगमेंट, जस्ट लाइक यहां सुनो, एक आपने बना दिया वायर। ठीक है, वायर है, और इसके अंदर बेटा चल रही है करंट आई। ठीक है, आपने क्या करा? छोटा सा सेगमेंट लिया और इसको आपने पूरी तरह से कवर कर दिया कि मेरे को यहां पर बताना है फील्ड। ये डिस्टेंस ले लिया आपने आर, छोटा सा सेगमेंट ले लिया डीएल, करंट चल रही है ऐसे, करंट चल रही है ऐसे, जो बी होता है वो टेंजेंशियली होता है, बी ऐसे आ जाएगा भाई, करंट यहां से घूम के गई ऐसे, बी आ गया यहां पर ऐसे। ये तो बेसिक है जो अपन सीख चुके हैं। ठीक है, चलो आज बात करते हैं बेटा बी डॉट, छोटा सा सेगमेंट, तो ई डॉट ए डी ए, यहां बी डॉट क्या बोल दिया आपने? डीएल। अरे क्लोज सरफेस के लिए है बेटा। ठीक है, ऐसा बोल दिया तो इंटीग्रेशन लिख दो क्लोज सरफेस का, इक्वल टू क्यू एनक्लोज। बेटा मेरे को क्यू एनक्लोज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चार्ज की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं तो बात कर रहा हूं किसकी? करंट की। तो यहां को मेरे को पता है कि अगर इतनी क्लोज सरफेस से जो टोटल करंट जा रही हो तो आई जा रही है, तो इसको आपने कितना बोल दिया? हाँ बोलो, आई एनक्लोज तो लिख दिया यार, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, परमिबिलिटी या परमिटिविटी? बेटा परमिटिविटी। अरे सही है क्या? पर मैग्नेटिज्म की बात करें बेटा, परमिबिलिटी की बात करेंगे, और इसमें रिलेशन होता है जस्ट उल्टा, तो क्या बोल दूंगा? म्यू नॉट इंटू आई, और आई जो होगी फिर वही बात, मेरे को आई में उतना ही इंटरेस्ट है जितना कि ये एनक्लोज वाली करंट है। तो बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट आई एनक्लोज, बिल्कुल इतनी सी बात है। तो सर वहां पर तो आपने फ्लक्स को बोला था कि इनकमिंग को नेगेटिव लेते थे, यहाँ पर आउटगोइंग को क्या लेते थे? पॉजिटिव लेते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई सीन है क्या? यस बेटा है। अगर अगर जो करंट अगर डीएल के डायरेक्शन में आई उसको लेना है पॉजिटिव, पर जो डीएल की ऑपोजिट आएगी उसको लेना है हमारे को नेगेटिव। कैसे लेंगे, क्या लिखेंगे आप आ जाओ सीखते हैं ना, क्यों दिक्कत है? तो आ जाओ सुनो, इसी को लिखो बी इंटू, अगर मैं डीएल की बात करूं, अगर मैं टोटल इंटीग्रेट की बात करूं, तो क्या टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर है कि नहीं? ये वायर है, इसके चारों तरफ जो बन रहा होगा क्या वो 2 पाई आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे होगा बेटा, तो बी इंटू आपने कितना बोल दिया? 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, टोटल इनक्लोज करंट कितनी है? आई। तो जो बी का फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन साथ में कितना आ गया? 2 पाई आर। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। एक और चीज, जैसे जैसे तुमने इसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, आर की वैल्यू बढ़ाना शुरू किया, यानी एम्पीरियन लूप को बढ़ाना शुरू किया, इसको बोलते हैं अपन एम्पीरियन लूप। तो मैं इसको नाम दे दूं बेटा,
तो इस लूप को क्या नाम दूं? तो अपन बोल सकते हैं कि इसको नाम दे देंगे अपन एम्पीरियल लूप। अब अगर इस एम्पीरियल लूप की मैं बात करूं तो जैसे जैसे मैं एम्पीरियल लूप को बढ़ाऊंगा आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेटा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। एक और चीज, इस वायर को अगर मैं बोलूं कि नहीं इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, भाई बी तब भी इनफाइनाइट नहीं आने वाला, बी तो तब भी फाइनाइट आने वाला है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। अरे सही है कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर जो मेरे पास एम्पीरियल लूप है, अगर मैं उसको इसके एक ऐसी बॉडी के अराउंड कंसीडर करूं जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास जो बी होगा तब भी फाइनाइट ही होने वाला है। अरे सही है कि नहीं है? तो यहां पर ये हमारे पास हो गया बेटा एम्पियर्स लॉ, जो हमारे पास बेसिक था, फंडामेंटल था, बहुत ही बेसिक था। ठीक है, अब यहां पर जो थोड़ी थोड़ी बातें कर रखी, आ जाओ हम उसकी बात कर लेते हैं। बी इज टेंडेंशियल टू लूप एंड नॉन जीरो कांस्टेंट। अरे भाई अभी तो बोला टेंजेंशियली तो हमने बनाया है, सही है क्या? ठीक है। बी इज नॉर्मल टू द लूप, बी वेनिसेस, जो भी सिचुएशन होगी हमारे पास पॉसिबल हो जाएगी। सिमेट्री को हमने इस तरह से मान रखा है कि ताकि जो हमारे को कैलकुलेशन हो वो इजीली हो सके, जैसे कि हमारे पास गॉस लॉ में हो। सही है कि नहीं है? ठीक है, अब वही नोट क्या बोल रखा है, एम्पीरियंस लॉ इज बायोसॉर्ट लॉ, जो कि गॉस लॉ होता है किसके? कूलम्ब्स लॉ। स्पेशल बात नहीं है। एम्पियर सर्किट लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट्स व्हिच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम। अरे भाई अगर मैं पीछे बात करूं, यहां पर सुनो तो सही, देखो तो सही, देख आई तूने चेंज करना नहीं है, म्यू नॉट चेंज होता नहीं, 2 पाई चेंज होता नहीं, आर अगर तूने लूप फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया, तो काहे को चेंज होगा? बता तो सही। अब जैसे एक क्वेश्चन है, देखो जरा इसको, हमको बोला ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी करंट कैरिंग आई, कैरिंग ए करंट आई ए पार्टिकल, इसको हम शॉर्ट में डालेंगे पैरेलल टू वायर a distance d as shown in figure, obtain the expression for the force experienced by the particle and message directions। ये पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एफ एम इक्वल टू मेरे को पता है, पार्टिकल का चार्ज है वो तो हमने बोल दिया क्यू, वेलोसिटी को मैंने बोल दिया v, और नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं इसको बोल दूंगा कि माइनस जे कैप। और बी, बी भाई खुद का नहीं होगा, ये दूसरे के फील्ड में पड़ा हुआ है और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो बी बोल दूंगा बेटा वायर का, बाकी सब कुछ इसका है। ठीक है, और जो बी वायर है ये तो मेरे को निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे तो आने से रहा। याद करो तो अभी हमने एम्पियर्स लॉ से बी का फॉर्मूला निकाला था कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। नहीं, यहाँ पर किसकी बात कर लेंगे बेटा? डी। एक और चीज, मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला कि थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, पाम वो बताएगा जो हमको चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, पाम वो बताएगा जो तुमको चाहिए। तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूंगा, सुनना, करंट के डायरेक्शन में आपने इसको रखा तो देखो थंब किस तरफ, ये पाम किस तरफ जा रहा है? अंदर। अंदर मतलब क्या हो रहा है? प्लस के माइनस के? हाँ, माइनस के। ठीक है, तो इसको आपने बोल दिया बी ऑफ वायर, यानी आपने कितना बोल दिया बेटा? माइनस के कैप बोल दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, और क्या, क्यू वी। अगर मैं बी की बात करूं तो ये हमारे पास आ गया माइनस ए कैप, बी की बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साथ में क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। फिर वही हमने सीखा था, आई जे क्रॉस के, मेरे को चाहिए माइनस जे माइनस के। अगर मैं माइनस जे और माइनस के की बात करूं तो आ जाएगा आई माइनस जे क्रॉस माइनस के, माइनस जे क्रॉस माइनस के। मेरे को पता है आएगा तो आई, पर मेरे को ये सब मल्टीप्लाई करना नहीं आता भाई। मैं तो माइनस माइनस यहाँ पर लगा दूंगा, प्लस आगे का साइन को डिसाइड करने जा रहा हूँ। जे क्रॉस के क्या है? आई। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आई, सॉरी प्लस आई। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा आंसर प्लस आई में। ये हमने जो एक्सप्रेशन था हमने निकाल लिया इसको, और हमारे को पता है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। हाँ, तो म्यू नॉट आई क्यू वी अपॉन 2 पाई डी, और साथ में जो वैल्यू आ गई होगी प्लस आई कैप में। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला हो गया हमारे पास जो हमने निकाला इसको। बेटा सबसे पहले समझना कि सोलेनॉइड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं बात करूंगा तो यार हमने मैग्नेटिक फील्ड तो बनाया, याद है? तो हमने वायर की वजह से क्या लिखा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो कि आर के साथ चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बने वो रह जाए बेटा यूनिफॉर्म। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमारे को वायर से काम नहीं चल सकता, हमारे को जरूरत किसकी पड़ने वाली है? सोलेनॉइड की।
सिंपल यहाँ पर बात करूँ तो बाय लॉन्ग सोलेनोइड, अच्छा लॉन्ग सोलेनोइड से मतलब है हमारा कि जो उसकी लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू इट्स रेडियस। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो ये इसकी जो रेडियस बनेगी, उसके कंपेयर में जो लेंथ होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा एक सोलेनोइड क्या होता है कि एक तरह का ऐसा ट्यूब होगा और इस पर वायर्स लपेटे हुए होते हैं। नोटिस करो ना, अगर यहाँ पर नोटिस करो देखो, वायर इस तरह से क्या हो रहा है कि जो वायर्स हैं वो इधर एंटर कर रहे हैं और यहाँ से घूम करके बाहर आ रहे हैं। यहाँ से एंटर, यहाँ घूम करके बाहर। यहाँ पर थोड़ा-सा अलग दे रखा है, देखना ज़रा कि जो हमारे पास वायर्स हैं जिनके अंदर की करंट चल रही है, वो देखो किस तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ और ऊपर से ये पलट करके बाहर आ रहे हैं। सही है क्या? यानी कि ये कुछ ना कुछ इस तरह का सीन बन रहा होगा, इस तरह का सीन बनेगा। चलो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि हाँ, इसमें जो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कंसेंट्रिक लूप्स बनाती है, तो यस ये कंसेंट्रिक लूप बनते हुए हमारे को दिख रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिटेल में क्या होती हैं, तो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब चलो बेटा हमारे पास ये तो पता चल गया कि हम बनाएँगे कैसे। और अगर अगर जो हमारे पास जो टर्न्स हैं, दे आर वेल इंसुलेटेड, कभी न कभी आपने ज़रूर देख रखा होगा सॉलिड, अगर आप डिवाइसेस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, ये कुछ होती है भाई हमारे पास सोलेनॉइड जो कि आप देख पा रहे हैं। इनमें जो टर्न्स होते हैं देखो ये सारे के सारे टर्न्स जो होते हैं बेटा इंसुलेटेड होते हैं। एक और चीज़ में एनसीईआरटी का ही पॉइंट थोड़ा-सा हाइलाइट करने की कोशिश करता हूँ, समझना। जैसे एक टर्न हुआ लाइक इसी में ऑब्जर्व करो, ये पहला टर्न हुआ, ये दूसरा टर्न हुआ, तीसरा टर्न हुआ। तो ये टर्न्स जो है पहली बात तो सीधी-सी बात समझना कि ये बिल्कुल गैप इनमें बहुत कम होता है। और दूसरी बात कि ये गैप्स इतने कम होते हैं कि ऑलमोस्ट लगता है कि ये सीधे-सीधे लपेटे गए हैं। सीधे-सीधे लपेटे नहीं गए, देखो एक टर्न अगर आगे ऐसे सीधा है, तो अगला वाला टर्न ऑब्वियसली कि थोड़ा-सा घुमा हुआ होगा तभी तो जाकर के ये आगे वाइंड कर पाएँगे। वरना एक ही जगह पर सारे रह जाएँगे तो ढेर जैसा लगेगा, ठीक है? पर ये टर्न इतने क्लोज़ली होते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, बिल्कुल सारे के सारे एक-एक सर्कल ही बना रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है क्या? चलो ये तो हो गया हमारे पास एनसीईआरटी का पॉइंट, हमने इसका डायग्राम को भी देख लिया। अब आते हैं कि इसका भाई डेरिवेशन कैसा होता है? तो समझना कि मेरे को हमने अपन ने क्या सीखा कि जो हमारे पास एम्पीरियल लूप बनेगा, वो कहीं न कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जस्ट एक तरीका है। चलो ठीक है, तरीका है तो है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको मैंने इसी को यहाँ से कट कर रखा है जस्ट बिकॉज़ कि हमारे को एक डेरिवेशन लिखने का है और आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप ले रखा है, जिसकी जो लेंथ है वो है h। समझना, टोटल लेंथ जो है बेटा इसका टोटल लेंथ है l, पर हमारे लिए जो यूज़फुल है, जो एम्पीरियल लूप है, उसको जो आपने मान रखा है उसकी लेंथ कितनी है h। नंबर ऑफ टर्न्स को बोलोगे स्मॉल एन से, ठीक है? तो यानी नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको अपन बोलेंगे स्मॉल एन से, ठीक है? चलो ये तो हमारे को समझ आ गया। अब देखो, आपने एक छोटा-सा रेक्टेंगल लिया, अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है बेटा, जिसकी लेंथ है हमारे पास h, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि टोटल नंबर ऑफ जो करंट हो जाएगी, मेरे को पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो करंट होगी, वो किसमें होगी? क्या मैं बोलूँ कि जो n टर्न्स है टोटल और जितने h लेंथ में है, तो टोटल करंट की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? I इंटू एन इंटू एच, ठीक है? तो जो टोटल करंट हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी I इंटू एन इंटू एच। सर करंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेटा सुन तो सही, अपन ने क्या सीखा था? याद कर, तू याद कर, तो तेरे को पता होगा कि बी डॉट डी एल इक्वल टू हमने क्या था सीखा था? म्यू नॉट टोटल आई करंट। ये हमने कौन सा लॉ सीखा था? हाँ, गॉस लॉ? नहीं भाई, एम्पीयर सर्किट लॉ। चलो ठीक है, बी इंटू अगर मैं डीएल की बात करूं तो भाई जो डीएल होता है यानी जितनी लेंथ में हमने इसको घुमा रखा है, तो यार देखो कितनी लेंथ है, हमने बोला था एच लेंथ, ठीक है? म्यू नॉट करंट की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अभी तो आपने सीखा एन इंटू एच इंटू साथ में करंट कितनी बोल रखी है आपने? आई। देखो जरा, एस से एच क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? म्यू नॉट एन इंटू आई। ये बेटा हमारे पास बी का फॉर्मूला आ चुका है। अब थोड़ी बातें अगर मैं यहां पर और करूं तो देखो, बी जो होता है ये कहीं न कहीं अपन बात कर रहे हैं एयर के लिए। अगर बी में यहीं पर बात कर लूं बेटा मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए देखो म्यू क्या लिखते हो आप? म्यू आर लिखते हो। म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ वैक्यूम। तो म्यू ऑफ मीडियम क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और म्यू आर इन जनरल ग्रेटर देन कितना होता है बेटा? 1। तो बोलो कैसे लिख सकते हो इसको? म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई। और हम ये भी समझते हैं कि बी इन जो मीडियम हो जाएगा वो बी एयर से क्या होने वाला है बेटा? ज्यादा। समझ आए कि नहीं? ये तो हमने डेरिवेशन लिख दिया भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बस हमारे को यही चीजें हाईलाइट करनी है, यही चीजें जो मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर सुनना, चलो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, पर यहाँ पर एक चीज और मेरे को सिखाने का है, सुनना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाले। तो बेटा सुनना, आपको फिंगर को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, चाहे मैं लूप की बात करूँ। थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ट्रिक में बोलूँ तो सुनना, जहां भी कर्व आएगा तुम कर्ल करोगे। फिर से क्या बोला आपने? फिर से सुनना बेटा, सुन।
जहां पर भी कर्व आएगा, सर्कुलर लूप आएगा तो कर्व बन रहा है, यहां पर सोलेनॉइड आया तो कर्व बन रहा है, तो तेरे को फिंगर को वहां पर कर्ल करने का है। तो करंट की डायरेक्शन में तेरे को फिंगर को कर्ल करने का, थंब बताता है बी के डायरेक्शन को। ठीक है, चलो यहां पर देखो करंट के डायरेक्शन में बेटा हमने अभी तो सीखा था कि करंट की डायरेक्शन किधर आ रही है। मैंने बोला था कि इस तरफ से जाकर के एंटर हो रही है और बाहर से आकर के एग्जिट हो रही है। देखो यहां पर क्रॉस है और यहां पर जो बाहर की तरफ बन रहा है ये तुम्हारे पास डॉट है, यानी कि जो हमारे पास करंट आ रही होगी ये कुछ ना कुछ ऐसे और ऐसे आ रही होगी। तो देखो इस लूप में अगर देखूं तो देखो फिंगर को आपने करंट के डायरेक्शन में घुमाया, बी बता रहा है इसके डायरेक्शन को, यानी कि जो बी होगा वो इस तरफ आ जाएगा, जैसे कि भैया ने ये हाथ हमारे को दिखा रखा है। अरे सही है क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक हो जाएगा जो हमने सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल गिवन है, कुछ नहीं बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लेंगे सॉल्व भाई। ठीक है, देखो जरा आ जाओ। तुमको बोले सोलेनॉइड ऑफ लेंथ है 0.5 मीटर, ठीक है, हैज अ रेडियस ऑफ कितना 1 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ टन्स का जुगाड़ हो गया, तो यहीं पर मैं एक बार और आपको अगर पीछे ले चलूं तो स्मॉल एन जो है अभी आपने सीखा था, स्मॉल एन वाज नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है क्या? स्मॉल एन वैसे तो हमने लैंग्वेज में भी देख लिया था, पर इट्स ओके, आपको एक बार दोबारा से मैं याद दिला दूं। ठीक है, चलो अब देखो, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिडॉइड? कुछ नहीं, बी इक्वल टू हमने फॉर्मूला लगा दिया, म्यू नॉट एन इंटू आई, पर काम नहीं चल सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अलग गिवन है, लेंथ अलग गिवन है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं। म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, इट्स फाइन। म्यू की वैल्यू कितना डालोगे तो भाई वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स 500, पर यूनिट लेंथ कितना 0.5, और आई की वैल्यू कितनी गिवन है 5 एम्पियर। तो बस भाई ये अपना आंसर हो जाएगा, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। डायरेक्शन में पूछता तो क्या करते, हाँ करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते, बी बता देता इसकी डायरेक्शन, हम बता देता बी की डायरेक्शन को। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया। अब एक और चीज हमारे को बोल रखा है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स या करंट कैरिंग वायर्स, और यहाँ पर एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखना बेटा, दो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे को सेम दिख रही है। हमारे को चेक करना है कि एक यूनिट लेंथ पर, इसकी कोई एक छोटी सी लेंथ है, इस पर कितना फोर्स आ रहा है दूसरी की वजह से। ठीक है भाई, एक चीज समझ लेना, मैं थोड़ा सा अगर बेसिक क्लियर करने की कोशिश करूं तुम्हारा, देखो एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, इस चार्ज पर अगर फोर्स आ रहा है तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके खुद के पास भी चार्ज है, और इस पर फोर्स आ रहा है क्योंकि दूसरे के फील्ड में रखा है। तो दो बातें तुमको समझ आई कि चार्ज तो तुम्हारा खुद का होगा, फील्ड दूसरे की होगी, इलाका दूसरे का होने वाला है मेरे भाई। सही है क्या? चलो अब अगर मैं यहीं पर बात करूंगा तो ये कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से सुनना। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं तो पाम बताता है बी को, अभी स्टार्ट में ही मैंने बोला था कि जो चाहिए वो पाम देगा। ठीक है, तो देखो अंदर की तरफ इसकी वजह से क्या आ गया बेटा, क्रॉस आ गया, यहाँ पर क्रॉस बन गया। दूसरे की वजह से देखो तो इस वजह से क्या बन गया यहाँ पर, डॉट, यानी कि आपस में इनमें क्या हो रहा होगा बेटा, अट्रैक्शन। यानी कि एक चीज तो हमारे को समझ आता है कि अगर दो वायर्स जिनमें की करंट सेम डायरेक्शन में चलेगी, डेफिनेटली उनमें क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक सा हो गया। अब हमारे को फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला लिखने के लिए कोशिश करते हैं, ये जो लैंग्वेज लिखा है ये तो वही बात बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब सुनो जरा बेटा, मेरे पास दो वायर्स हैं जिनमें करंट चल रही है, इसमें चल रही है I1, इसमें चल रही है I2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, और जो मेरे को लेंथ चाहिए यह है कैपिटल L। मेरे को फोर्स बताना है 2 पर ड्यू टू 1, तो मेरा जो टारगेट है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से उस पर भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो फोर्स का फॉर्मूला है याद करो, तो कंडक्टर की वजह से हमने पढ़ा था ILB। अब मैं फोर्स बता रहा हूं किस पर, 2 पर, तो करंट भी मेरे को चाहिए 2 की, लेंथ भी मेरे को चाहिए 2 की, पर बी मेरे को किसका चाहिए, 1 का। ये भाई समझने वाली बात है, जो मैंने भी चार्ज का एग्जांपल देकर के आपको समझाया। अगर आपको दोबारा से डाउट आ रहा है देन अगेन रिविजिट करो और देखो उसमें। ठीक है, आई की बात करो तो I2, तो I2 लिखूंगा भाई, उसमें तो कुछ है नहीं। लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल L है। B1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, हाँ बोलो,
म्यू नॉट आई अपॉन, साथ में अपन ने कितना बोला था, 2 पाई इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स ऑन 2, म्यू नॉट, अच्छा ये वैल्यू है I1, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन, साथ में आ जाएगा 2 पाई डी। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, न्यूटन। दो बातें पूछता है, ध्यान, दो बातें पूछना बेटा, सुनना, कट। ठीक है, अब यहां पर दो बातें ध्यान देना बेटा। एक तो है कि न्यूटन फोर्स आया, एक बार वो पूछता है कि फोर्स मत बताओ मेरे को, आप बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ। अंतर समझ लो मेरे भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस बार तुमको फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए। तो ये वैल्यू किसके बराबर, कुछ नहीं, लेंथ को वहां उठा के फेंक दो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन हो जाएगा 2 पाई डी। इस बार न्यूटन नहीं बेटा, न्यूटन पर मीटर से काम चलाना पड़ेगा। ये हमारे पास बेसिक हो गया जो हमारे को लिखने का, सही है कि नहीं, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं। चलो अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाता हूँ, ये होगा कैसे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, हमको बोला राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सॉर्ट लॉ, वही आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, वो तो तुम कर लोगे मुझे पता है। अब हमारे को जो क्वेश्चन आता है इसको देखना है, टू इंसुलेटेड लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग, अच्छा ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, 25 आई गेस, मे बी 24, आप देख लीजिएगा एक बार। लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग 2 एम्पियर करंट आर केप्ट अलोंग एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इस क्वेश्चन को अपन, इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट में डालने वाले हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी तो लिटरली 5 6 7 शॉर्ट पढ़ने दो साले को जितना आ रहा है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि है 4 मीटर एंड 5 मीटर। अब ये कैसे डील होगा, आ जाओ सीखते हैं। इस पॉइंट पर अगर, इस पॉइंट पर अगर बी देखूंगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से बी कैसा आ रहा है बेटा, क्रॉस। इसकी वजह से, अगर इस वाले की वजह से बी देखूंगा तो कैसा आ रहा है, डॉट। इसका मतलब भाई ऐड तो नहीं हो रहे भाई, होना तो इनको सब्ट्रैक्ट है। अब वो कैसे होंगे, आ जाओ सीखते हैं। तो अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, वाई वाई डैश वाले को 1 बोल रहा हूं, तो इसकी वजह से तो आ गया क्रॉस, और ये दूसरे वाले की वजह से आ गया डॉट। ठीक है, सबसे पहले इसकी वजह से लिखना शुरू करते हैं, इस वाले की वजह से ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस भाई ये किस डायरेक्शन की है, ओरिजिन से आप राइट की तरफ चल रहे हो भाई, ये एक्स की है तो इसको कितना बोल दिया आपने 4, और ये वाली वाई की है तो इसको आपने बोल दिया 5। सर क्यों कर रहे हो बेटा, सुन तो सही। अगर मैं B1 की बात करूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, साथ में 2 पाई आर, ये हमारे पास होता है। तो चलो म्यू नॉट आई, वैल्यू लास्ट में डालेंगे भाई, म्यू नॉट आई, और साथ में कितना बोल दिया आपने, 2 पाई, और जो आर की वैल्यू है वो है हमारे पास कितना, 4। पर 4 हम नहीं रख, अच्छा 4 रख सकते हैं क्योंकि मीटर में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दोनों की ही करंट आई है, पर इट्स ओके, अभी हम बाद में करेंगे इसको, ठीक है, इसको बोल दिया क्रॉस। B2 की वैल्यू बोलो बेटा, हाँ बोलो कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस यहाँ वाले से कितनी हो गई, 5, ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपके पास डॉट। तुमको भी पता है कि ये वैल्यू बड़ी हो रही है तो B जो हो जाएगा छोटा, तो ये B1 में से B2 को घटा देंगे, तो जो B नेट आएगा बेटा हमारे पास आने वाला है B1 माइनस B2। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई तो कॉमन निकाल लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई को कॉमन निकाल लिया आपने, तो क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/5। और सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो नेट जो आएगा वो कैसा आ जाएगा, क्रॉस। आई थिंक बेसिक है, आप कर लोगे आराम से। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, बिल्कुल फंडामेंटल है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इसको आ जाओ चेक करें, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा देखते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर की। ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज केप्ट नियर द लूप एट द सेम प्लेन एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब बिल्कुल पहले तो इसको आराम से समझो कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। ठीक है, अब सुनो,
ये वायर जो है ये बी फील्ड बना रहा है और ये क्रॉस आ रहा है यहाँ पर। जो फील्ड आएगी इस पर जो फोर्स आएगा उसमें जो बी इन्वॉल्व होगा वो होगा क्रॉस वाला। चलो ठीक है, ये बात तो आपने बोल दिया, पर एक चीज नोटिस करो यार, इसमें जितनी करंट लेफ्ट में जा रही है उतनी ही करंट राइट में जा रही है। ठीक है, अगर मैं बी को निकालने की कोशिश करता हूं यहां पर, ठीक है, तो बी के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर लिया जो कि क्रॉस बन रही है। फोर्स देखो इस पर किधर आ गया, नीचे। इस पर जो फोर्स आया बेटा वो आ गया नीचे। इस पर जो फोर्स आ गया वो आ गया नीचे। इस वाले पर जो फोर्स आया वो आ गया ऊपर, और एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो सर क्या ये वाला फोर्स इधर आ रहा है, ये वाला फोर्स इधर आ रहा है, कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे? बेटा डिस्टेंस भी तो देख ले यार, ये सोलेनोइड की फील्ड नहीं है जो बिल्कुल सेम होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को ये भी समझ आ रहा है कि ये ज्यादा पास है भाई, तो F1 में से मैं F2 को घटाने वाला हूं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है क्या? अब मैं यहां पर बात करूंगा कि एज शोन इन फिगर, मेरे को पता नहीं टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, भाई टॉर्क में इसके बाद जब मैं टॉर्क पढ़ा लूंगा देन फिर दोबारा से मैं इस क्वेश्चन पर आऊंगा, पर मैं सेकंड वाला आपको करवाता हूं, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। और जो मेरे को पता है कि जो एफ नेट आने वाला है वो एफ नेट कैसे आएगा, F1 माइनस F2 आने वाला है। ठीक है, वो आने वाला है आपका F1 माइनस F2। ठीक है, अगर F की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो? चलो सबसे पहले इसको F को लिखने की कोशिश करते हैं। तो F का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। 2 पाई की बात करूं तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर तो भाई सब मीटर में डाल रहे हैं तो वैल्यू 0.1 कर दो, माइनस दूसरी वाली की वैल्यू बोलो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन साथ में 2 पाई। अब ये डिस्टेंस लेंगे बेटा क्योंकि हम इस पे फोर्स की बात करें, तो 1 सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 0.2 हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा इसको घटा वटा लेते हैं, तो ये कितना आ गया हमारे पास कॉमन, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा 1/0.1 माइनस 1/0.2। सही है क्या यार? इसको 10 माइनस इसको 10 अपॉन या 10 माइनस 5 कर सकते हैं, इट्स ओके। अब आपको ये समझ आ गया। अच्छा एक और चीज, नेट क्या होगा, तो बेटा सुनना, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में चलती है इनमें होता है अट्रैक्शन। याद करो तो वहां पर भी क्रॉस और डॉट बने थे, तो वहां पर भी हुआ था अट्रैक्शन। देखो इसमें है अट्रैक्शन, इनमें है रिपल्सन, पर ये ज्यादा क्लोज है तो बेटा नेट क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन। ठीक है क्या? चलो ये तो तुम्हारे पास हो गया। अगला है बेटा हमारे पास टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। कुछ नहीं, बहुत बेसिक है। अगर मैं टॉर्क की बात करूंगा, टॉर्क को थोड़ा सा फील करो क्या कहना चाह रहा हूं। जस्ट लाइक हमारे पास कोई दरवाजा है, उसको मेरे को ओपन करने का है, तो जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूं उसकी वजह से आता है उस पर टॉर्क। किस तरह से होता है सुनना, देखो लाइक ये किसी एक तरह का गेट है, जहां से ये घूमेगा इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जहां से ये घूम रहा है, देखो इस चीज को नोटिस करो, इसको अपन बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पर आप फोर्स लगा करके इसको इस तरह से ओपन करते हो। ठीक है क्या? अब यहां पर नोटिस करो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये आर आ रहा है, जो ये डिस्टेंस आ रहा है, और जो आप फोर्स लगा रहे हो आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आर बन रहा है, डिस्टेंस बन रही है, और जो मेरा फोर्स लग रहा है, बोथ आर परपेंडिकुलर। और बेटा जो ये परपेंडिकुलर लग रहा है यही हमारे पास हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, अब यही टॉर्क जो है ये किस तरह से अप्लाई होता है अपन एक बार सीखने की कोशिश करते हैं। समझना, देखो मेरे पास नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है जो कि बार मैग्नेट्स मिलकर के बना रहे हैं। ठीक है, इनमें करंट चल रही है और कहीं ना कहीं ये इसमें रोटेट हो रही है। रोटेट हो रही है तो भाई रोटेट तब हो सकती है जब टॉर्क आए। जैसे कोई बॉडी चलती तब है जब फोर्स आए, तो इसका मतलब कोई बॉडी रोटेट तब होगी जब बेटा हमारे पास टॉर्क अवेलेबल हो। ठीक है, चलो ये हमारे पास हो गया, बेसिक सी बात है। अब यहाँ पर आगे मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, समझना पहले। ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है। कैसे करती है तो समझना, इन्होंने बोला दिस बिहेवियर इज एनालॉगस टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कुछ नहीं था यार, देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया था, डाइपोल को हमने रख दिया, हमने इसका चार्ज बोला था माइनस क्यू, इसका चार्ज बोला था प्लस क्यू। अब याद करो तो माइनस वाले पर जो फोर्स आता है वो फील्ड के अपोजिट आता है, क्यू ई इधर लगा। इस पर जो क्यू ई है वो इधर लगा। देखो ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो सीधी सी बात है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली करेगा, तभी तो घूम रहा था। सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास ये टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो भी हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर देखो जरा कैसे लिखेंगे, तो बेटा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है अभी आपने सीखा था
कि जो आर क्रॉस एफ याद करो, तो मैंने अभी तो तुमको बताया आर क्रॉस एफ सही है क्या, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हमारे पास सेम भी यही चीजें होना चाहिए। सुना, तो बेटा देखो ये जो लूप घूम रहा है, ध्यान से देखना, पीछे आ जाओ, ये जो लूप घूम रहा होगा जैसे यहां से घूम रहा है, तो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो इसके अराउंड जो आपने बोला जो टॉर्क आ रहा है, ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से होता है सुनना, तो ये है, ये जो तुमको दिख रहा है ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मेरे को यहां से जो डिस्टेंस चाहिए, जो डिस्टेंस चाहिए मेरे को ये वाली चाहिए, ये डिस्टेंस है a/2। तो देखो जरा, अगर ये डिस्टेंस है a/2, हमने जो एंगल बना रखा है वो क्या हो जाएगा a/2 cos थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा a/2 sin थीटा। ठीक है क्या, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा, अब एक और चीज नोटिस करो, एक और चीज नोटिस करो, आर से एफ की तरफ सुनना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, मैंने स्टार्ट में ही सिखाया था कि आपको फिंगर को कर्ल करना है आर से एफ की तरफ, जो थंब होगा वो बताएगा जो हमारा रिजल्टेंट होगा। थंब बेसिकली किसको बता रहा है, टॉर्क को। अब मेरे को देखना है कि ये टॉर्क कैसे होगा, सुना, तो अगर बेटा यहां पर मैं बात करूं, आर है इधर एफ है, आर से एफ नहीं चल पा रहे, क्या इस वेक्टर को पहले शिफ्ट कर सकते हो क्या? यस डेफिनेटली बेटा, इसको आर को आपने पहले शिफ्ट कर दिया। अच्छा पहले शिफ्ट अगर जिसको नहीं आता एक बार देख लो, जिसको आता है वो लोग फॉरवर्ड कर देंगे यहां से, ठीक है। अब सुनना बेटा, जैसे तुम्हारे पास जो वेक्टर होता है, वेक्टर की जो लेंथ होती है ये बताता है इसका मैग्नीट्यूड, और जो हेड है ये बताता है डायरेक्शन को। इसी वेक्टर को मैं बोलूं कि मेरे को इस वेक्टर को यहां बनाने का जरूरत है, मैंने सेम लेंथ का एक वेक्टर बना दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया सेम, डायरेक्शन स्टिल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कैसा हो गया और डायरेक्शन भी कैसा हो गया, अब सेम। इसका मतलब ये वेक्टर कैसा हो गया, सेम। ये तो हमारे पास भाई फंडामेंटल हो गया कि ना तो आपने मैग्नीट्यूड बदला बेटा, ना तो डायरेक्शन बदला, इसका मतलब वेक्टर चेंज हुआ ही नहीं पहले शिफ्ट करने से, पर फायदा तो हो गया ना बेटा। देख अब जो a/2 sin थीटा तू यहां बोलता था, अब तेरे पास a/2 sin थीटा यहां आ गया, तो a/2 देखो आर से एफ कैसा आ रहा है, बाहर बाहर मतलब कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर भी देखो a/2 को अगर मैंने आगे बढ़ाया तो देखो पहले शिफ्ट करने से ये भी कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसका मतलब जो दोनों का टॉर्क होगा दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे। सही है क्या, इसका मतलब है कि अगर मैं टॉर्क को यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, तो टॉर्क जो नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो पहले वाले की वजह से बोलो, a/2 sin थीटा, ये तो डिस्टेंस है, फोर्स की वैल्यू आपने कितनी बोल दी बेटा F, प्लस दूसरे वाले को भी बोलूं तो a/2 sin थीटा, और इस फोर्स की वैल्यू बोल दी आपने F, इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। अल्टीमेटली दोनों बेटा जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जानी है अल्टीमेटली टॉर्क की वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ बोलो जरा, तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ बोलो, F1। तो बेटा यहाँ पर जो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा दैट वुड बी, बी की एफ की वैल्यू अपन डाल देते हैं यहाँ पर, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल, एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए बी इंटू बी, और साथ में कितना बोल दिया साइन थीटा, ये हमारे पास दोनों जुड़ गए, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास आई ए बी, और साथ में आपने बोल दिया बी, और साथ में क्या बोल रखा है आपने, साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक टॉर्क का फॉर्मूला बन गया। सीधी सी बात है, एक और चीज समझना, जब भी फोर्स ऐसे लगे जब उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, देखो फोर्स जिस लाइन पर लगते हैं उनको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, तो बेटा अगर लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं फोर्स कपल। तो यहां पर जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ने जो टॉर्क प्रोवाइड किया है उसको अपन बोल सकते हैं फोर्स कपल। सही है क्या, ये हमारे पास टॉर्क का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला आ गया जो अपन लिख सकते हैं। अब यहीं पर मैं एक और चीज को अगर इंट्रोड्यूस करूं, अगर यहां पर एक और चीज को मैं इंट्रोड्यूस करूं तो देखो, करंट और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है बेटा इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन बोल सकते हैं इसको मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। तो टॉर्क का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था, हाँ बोलो, आई ए बी इंटू साथ में क्या बोला था आपने, बी, और साथ में बोल दिया था साइन थीटा, ठीक है क्या। अब याद करो तो आई इंटू, अब देखना बेटा, आई इंटू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी जो होता है बेटा इसको आपने क्या बोला था, एरिया। जो पीछे हमारे पास जो लूप रेक्टेंगुलर लूप बन रहा था उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है याद करो तो आई इंटू ए, आई इंटू एरिया को, या मैं बोलूं आई इंटू ए जो हो जाएगा हमारे पास, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं एम। तो इसका फॉर्मूला एक और आ जाएगा एम बी, और साथ में बोल देंगे बेटा साइन थीटा। सही है क्या, तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला बन गया एम क्रॉस बी, ठीक है। एम है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यूनिट तो वही हो जाएगी हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर।
ये हमारे पास बेसिक हो गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। सही है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब याद करो, तो बी जो हमारे पास फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बी एट एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर लूप, क्योंकि जो सर्कुलर लूप का बिहेवियर होता है बेटा वो कहीं ना कहीं डाइपोल जैसा होता है, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। तो बी ऑफ एक्सिस का जो फॉर्मूला था हमारे पास, क्या होता था वहां पर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, हाँ बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर लगा दिया था आपने 3/2। अब अगर मैं बात करूंगा कि एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पे अगर मेरे को फॉर्मूला बताने का है, तो एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ठीक है क्या? अब देखो एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर तो को भाई फिर तो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं कि क्या बनाया था मैंने। ये डिस्टेंस हो गई थी बेटा आर, इसको आपने लिया था एक्स, ये हमारे पास आया था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई थी रूट में पाइथागोरस लगा करके। और यहां पर आपने जो फॉर्मूला बताया था, आपने बताया था बी एक्सिस का फॉर्मूला, जो आपने ऊपर अभी देखा। ठीक है क्या बेटा? ये तो हमारे पास बिल्कुल फंडामेंटल हो गया, जो कि आपको यहां पर भी दिख रहा है। ठीक है क्या? रेडियस आपने आर ली थी, ये डिस्टेंस आपने एक्स ली थी, और एक्सिस पर आपने बी बताया था। तो बी जो बेसिकली आप लिख रहे हैं, कहां का लिख रहे हैं बेटा, एक्सिस का लिख रहे हैं। ठीक है क्या? चलो, ये तो हमारे पास फंडामेंटल हो गया। सही है क्या बेटे? अब यहां पर अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो समझना, तो जो बी का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, वो आ गया क्या, हाँ बोलो, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, साथ में क्या आ गया, 2x3। ठीक है, लूप की बात कर रहे थे, अगर मैं यहां पर पाई इंट्रोड्यूस कर दूं, पाई इंट्रोड्यूस कर दूं बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर पाई आर स्क्वायर, उसको कहीं ना कहीं तुम लूप का एरिया बोल सकते हो। ठीक है, तो बी के फॉर्मूले में चलो इंट्रोड्यूस करते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर इंटू पाई अपॉन, हमारे पास आ गया 2 पाई x3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर को हमने बोल दिया एरिया। ठीक है, तो बी का फॉर्मूला क्या गया बेटा आपके पास, म्यू नॉट एन इंटू आई ए अपॉन, साथ में आ गया 2 पाई x3। सर आई इंटू एरिया देखा देखा सा लग रहा है, यस बेटा, अभी तो तूने बोला स्मॉल एम, तो बी का फॉर्मूला जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू एम अपॉन, हमारे पास हो गया 2 पाई x इंटू क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स अगर एक ले लेंगे तो इनकी वैल्यू को छोड़ देंगे, वो तो हमारे को पता है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, सर फायदा क्या है बेटा, सुनना, जो तूने डाइपोल जैसा आपने बोला कि बिहेवियर है, तो ई एट एक्सिस का जो फॉर्मूला होता था वहां पर क्या होता था, हाँ बोलो, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो मैं कहीं ना कहीं इसी को इस टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऊपर मेरे को 2 चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा नाटक किया। एनसीईआरटी भी कर रही है, करोगे तो ये भी गलत नहीं है मेरे भाई, पर करके देख लो ना, जो एनसीईआरटी बोलती है वही है। बट जो बातें होती है बेटा वो 3 तरह की होती है। इस चीज को हमें कट करना है, बेसिकली आपको इसका शॉर्ट बनाना है। तो बेसिकली जो बातें होती है बेटा वो 3 तरह की होती है, सच, झूठ और एनसीईआरटी। सही है क्या? तो ये एनसीईआरटी है। सही है क्या? बियॉन्ड ट्रूथ एंड लाई। सही। अब चलो आ जाओ, तो अपन यहां पर बात करेंगे, तो बी का फॉर्मूला अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ बोलो, 2 म्यू नॉट, एन की वैल्यू छोड़ो यार, एम अपॉन, हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई x इंटू क्यू। सही है क्या? तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसी को अगर थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख दूं, तो बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई x इंटू क्यू। ये तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया एक्सिस का। अगर बी इक्वेटोरियल की बात करूं, तो वहां पर जो बी ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आता था ड्यू टू डाइपोल, ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, केपी अपॉन आर क्यूब। तो कुछ और नहीं, बस ऐसे 2 नहीं रहेगा, तो म्यू नॉट एम अपॉन, एनसीईआरटी भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन वैसा लिखती नहीं है, तो ये हमारे पास बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आ गया, जो हमारे पास बेसिक है। सही है क्या? तो ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं कुछ चीज और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। तो जैसे क्वेश्चन आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड
cylindrical wire and hollow wire by using Ampere's circuital law. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैसे होता है आज सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर पकड़ता हूं सॉलिड वायर, दूसरा हो जाएगा बेटा हॉलो वायर। यार एक चीज समझ लेना कि जो भी ये आपका एग्जाम होने जा रहा है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है या इसके बाद भी होने वाला है। देखना, जिस भी तरह का आपका प्रिपरेशन चल रहा है, कोशिश करो कि 1 से 2 महीने आपके पास है तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 12th के मार्क्स और ये सब कुछ भी ऐसा कुछ डिसाइड करने नहीं जा रहे, ठीक है? पर कहीं न कहीं आपके खुद के, मैं बोलूँ एक सैटिस्फैक्शन के लिए जो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, जिस पर कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है, वो कहीं न कहीं अब यही टाइम है कि आपको अब ये काम करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है क्या? आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की, कितनी नहीं की, अगर वो आप अपने पेपर में, कॉपी में लिख कर के नहीं आ रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इस चीज़ को मानेगा नहीं। वही वो बोलते हैं ना अपन की मेहनत कोई नहीं देखता, है ना? सबको देखना होता है रिज़ल्ट, और वो चीज़ भाई दिखना ही चाहिए। वो चीज़ दिखेगा तभी लोग मानेंगे। आपने 2 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे की, 10 घंटे की, 20 घंटे की, डज़न्ट मैटर एट ऑल, अगर वो चीज़ रिज़ल्ट में नहीं दिख रहा है तुम्हारे तो। दुनिया के लिए फिर आपको एक लूज़र ही बोला जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है क्या? चलो, अब आ जाओ हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। हमारे पास है बेटा सॉलिड वायर, हमारे पास है हॉलो वायर। अगर मैं सॉलिड वायर की बात करूँ, इसकी रेडियस ले लिया आपने r, ये इस तरह से हो गया। और दूसरा जो हमारे पास बन रहा है, ये बन रहा है बेटा हॉलो वायर, जिसकी रेडियस ले रखी है आपने r। इसमें जो करंट चल रही है, क्या है भाई? इसमें जो करंट चल रही है बेटा, वो चल रही है I। इसमें भी जो करंट एक तरह से चल के जा रही है, टोटल अगर यहीं पर मैं करंट लिखूं, तो वो भी हो गई I। कैसे चल के जा रही है, क्या जा रही है, आ जाओ सीखते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले मैं B चाहता हूं कि मैं आउटसाइड में लिखूं, और फिर मैं B लिखूं सरफेस पर, फिर मैं लिखूं B इनसाइड में, और फिर मैं B लिखूं सेंटर में। और यही चीज मैं यहां पर भी चाहता हूं। अगर बेटा मैं आउटसाइड में लिखूंगा तो मेरे को एक एम्पेरियल लूप बनाना पड़ेगा, यस यू नो दैट। सेंटर से इसकी डिस्टेंस आपने ले ली स्मॉल r, चलो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं। और छोटा सा जो सेगमेंट था, आपने इसको उठा लिया dl। मैंने बोला ACL लगा दे, तूने क्या बोला सर B डॉट DL इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, और टोटल करंट, तो देखो यहां पर जो एम्पेरियल लूप है उसमें से टोटल करंट कितनी चल रही है, I। B जो आपका फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट I अपॉन साथ में कितना, अच्छा DL की वैल्यू जो आपने रखी थी, याद हो तो ये बिल्कुल नया बात बता नहीं रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 पाई r। बिल्कुल बेसिक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ भी हमें बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी ऑफ अगर सरफेस की बात करूं सॉरी, तो जो एम्पीरियन लूप आएगा इस बार वो तो जो एम्पीरियन लूप इस बार आएगा उसकी रेडियस हमारे पास हो जाएगी कि स्मॉल r, यहां पर ले लिया। तो देखो b इंटू, अब डिस्टेंस कितनी, 2 पाई इंटू कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि ये जो स्मॉल आर है लिटरली वो कैपिटल आर के बराबर है। अच्छा आउटसाइड थे तो आपको पता है स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से ज्यादा, यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस के इक्वल, ठीक है क्या, इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट। अगर सरफेस की बात करूं तो यहां से भी आई करंट ही पास हो रहा है, तो बी का जो फॉर्मूला आ गया कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन साथ में आ गया 2 पाई आर, बिल्कुल बेसिक है। बी इनसाइड स्पेशल फॉर्मूला है भाई, कैसे आएगा, पहले एक चीज निकालो। पहले एक बात बताओ, अगर तुमने अंदर इनसाइड में अगर कोई लूप मान रखा है, यहां पर एक बार में तो होता नहीं है,
इस जगह पर आपने जो लूप लिया, इसकी रेडियस आपने ले ली स्मॉल आर। तो भाई मेरे को पता है कि जो आई करंट थी वो टोटल आर में से थी, या बाहर थी तब भी आई थी, पर इस जगह पर जो करंट की वैल्यू चाहिए मेरे को सिर्फ स्मॉल आर वाले लूप से चाहिए। सही है क्या? क्यों? क्योंकि मेरे को एनक्लोज करंट से मतलब होती है। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ, पहले मैं करंट का जुगाड़ कर लूं। तो पाई आर स्क्वायर से जो करंट पास हुई वो भी बेटा आई। तुमको किस में से चाहिए? तुमको चाहिए पाई आर स्क्वायर में से। तो यानी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो जो नई करंट की वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी आई आर स्क्वायर अपॉन आ जाएगा बेटा आई आर स्क्वायर। आई नहीं, इसको आई डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बी का फॉर्मूला लिखूंगा तो बी इंटू फिर वही डीएल, तो हमारे पास 2 पाई आर ही आ रहा है, म्यू नॉट साथ में क्या बोल दो बेटा आई डैश। तो बी का जो फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास आ गया कितना, म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू अब डाल दो यहां से उठा के, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कितना बोल दिया आपने 2 पाई आर। आर से आर हो गया बेटा कैंसिल, तो जो बी का फॉर्मूला आ गया कितना आ गया बोलो, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई, साथ में क्या आ गया बेटा आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बी एट अगर सेंटर की बात करूं तो सेंटर पर रखोगे स्मॉल आर 0। अच्छा यहाँ पर इनसाइड हो तो रेडियस से छोटा वैल्यू रखोगे, आर की वैल्यू 0 डाली तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। ये बेसिक है हमारे पास जो हमने फॉर्मूला निकाला, ठीक है क्या? दोबारा से ग्रीन वाला उठाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो आउटसाइड में सेम बिहेवियर सेम है, आउटसाइड में सेम हम यही लूप लेंगे तो फॉर्मूला भी हो गया सेम। तो बी आउट का फॉर्मूला तो हमारे पास अलग आया नहीं, बोलो कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस का भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा क्योंकि रेडियस जो आने वाली है बेटा अगली बार वो भी कितनी आने वाली है आर, वहां पर भी वही था। तो बी सरफेस का जो फॉर्मूला था वो भी कितना हो जाएगा, हाँ बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बी इनसाइड बेटा बेटा अंदर ये हॉलो है, आपने क्या बोला था कि चार्ज वहां पर होता है जहां पर मास हो, तो भाई चार्ज का फ्लो भी वहीं पर होगा जहां पर मास हो, तो अंदर कोई मास ही नहीं है तो कोई करंट ही नहीं है, तो बी इनसाइड 0, सेंटर भी वहीं पर है अंदर ही, तो बी सेंटर की वैल्यू भी कितनी 0। अब हमारा मेन काम आता है कि हम बनाते हैं बेटा ग्राफ। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। नहीं नहीं भाई, ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन चुका है भाई। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्पेस थोड़ा। अब अपन बना लेते हैं भाई ग्राफ। देखो जरा, मैं बना रहा हूं सबसे पहले बी वर्सेस आर, देखते हैं। आर की वैल्यू 0 रखी, मैं सेंटर पर हूं। सबसे पहले ये जो बनाने जा रहे हैं अपन, सबसे पहले सॉलिड का बना लेते हैं, सॉलिड का बनाते हैं। देखना बी इनसाइड बेटा, देखो बी इनसाइड सबसे पहले सेंटर से चलना शुरू है, इनसाइड में है तो देखो वाई प्रोपोर्शनल टू क्या रिलेशन आ रहा है आर, तो वाई प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है यानी एक्स आ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो यहां से यहां तक ये ग्राफ बन गया। यहां पर आ गया तुम्हारे पास आर इक्वल टू कैपिटल आर, बाहर जाए जब आए तो वाई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स, देखो वाई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स, यानी क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ ऐसे बन गया बेटा, बिल्कुल बेसिक है। अब अगर मैं यहीं पर बात करूं कि नहीं मेरे को जो है ग्राफ बनाना है वो बनाना है हॉलो का, हॉलो का बनाने तो भाई सेंटर से लेकर के सरफेस तक ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, और जो बाहर रिलेशन आया देखो वाई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स, यानी ये रिलेशन आ गया ऐसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में शॉर्ट एग्जांपल भी गिवन है और बार बार ये ग्राफ पूछा भी जाता है, चाहे मैं बोर्ड की बात करूं चाहे कॉम्पिटिटिव्स की बात करूं। सही है क्या? अब मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर एक और छोटा सा पॉइंट रह गया था, सॉरी मेरे से छूट गया था, माय मिस्टेक। और ये था बेटा ये कि हेलिक्स कैसे बनती है। सुनना, अपन ने सीखा था
कि एफ एम इक्व टू हमारे पास होता था क्यू वी वी और हमने बोल दिया था साइन थीटा, या एफ एम इक्व टू हमने बोल दिया था क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है, इतना बोल करके अपन आ गए थे, आगे बढ़ गए थे, गलती से हो गया था, सॉरी। अब सुना, अगर मैं बी, देखो जो वेलोसिटी आ रही है मेरे पास, इसको भी ले लेना शॉर्ट में, जो वेलोसिटी आ रही है मेरे पास, अगर वो बी से मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर आ जाए तो बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा तुम्हारे पास बी पैरेलल, दैट इज वी कॉस थीटा, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको अपन बोल देंगे वी साइन थीटा। नोटिस करो, जो फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट लगता है यानी वहां पर वर्क डन होता है, क्योंकि फोर्स और पैरेलल कंपोनेंट है तो वेलोसिटी अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, तो वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड में चेंज होगा, इसका मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट है वो स्पीड में चेंज कराएगा। तो सर परपेंडिकुलर वाले का काम है बेटा वो डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका मतलब है कि अब ये जो चार्ज है ना वो आगे तो बढ़ेगा पर बेटा अपनी जगह पर घूमता भी रहेगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है। और जो बी कॉस थीटा है ये क्या कर रहा है बेटा, स्पीड चेंज, स्पीड चेंज। अगर दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो तुम्हारे को एक हेलिक्स बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि सर्कुलर लूप बनेंगे पर वो आगे भी इस तरह से बढ़ते हुए आगे चल जाएंगे। सही है क्या, ठीक है। चलो अब ये जो ये बन गए, अब सुना, एक टोटल लूप में जो जितना डिस्टेंस चलेगा उसको अपन बोल देंगे पिच। थोड़ी सी और बातें अगर मैं कर लूं, जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, दो चीजें पहली बात क्लियर करो। एक होता है तुम्हारे पास बेटा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, बोलो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन या रेवोल्यूशन, कुछ बोल दो, इट्स ओके। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 पाई अपॉन टी, या टी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। याद करो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो तुम पढ़ के आ चुके हो। अगर यहीं पर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अब डिफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो यहां पर ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता था बेटा, 2 पाई इंटू एन बोला करते थे। ये हमारे पास बेसिक हो गया। अब मैं हेलिक्स के फॉर्मूले की बात करूं तो देखो हेलिक्स का हमने डेफिनेशन क्या बोला, अरे डेफिनेशन इतना ही बोला कि एक हेलिक्स को बनने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस क्या है, पिच क्या है, एक हेलिक्स के बनने में जितना डिस्टेंस वो आगे चल रहा है, लाइक एक हेलिक्स बनेगा ऐसे, बनेगा ऐसे, आगे बढ़ जाएगा। सही है क्या, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को आपने बोल दिया, इसी को आपने हेलिक्स पाथ बोल दिया, या इसी को आप क्या वर्ड बोल रहे हैं बेटा, पिच बोल रहे हैं। तो पिच का जो फॉर्मूला हो जाएगा, पिच क्या हो जाएगा, पिच एक तरह के डिस्टेंस है। आपने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू, हाँ बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पिच एक तरह की डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम नहीं बेटा, एक पूरी पिच बन गई है, एक पूरी पिच बन चुकी है तो टाइम नहीं, टाइम पीरियड बोलेगे। तो पिच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड, स्पीड कौन सा, बी कॉस थीटा, टाइम क्या, टाइम पीरियड। अरे सही है क्या, तो क्या फॉर्मूला लिख दिया आपने, बी कॉस थीटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, याद करो। तो अभी अपने लिखा क्या बोला, 2 पाई, आपने साथ में क्या बोल दिया, ओमेगा। थोड़ा सा और मैं अगर चेंज कर दूं इसको, बी ओमेगा इंटू 2 पाई, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, बी इंटू आर। सही है क्या, छोड़ो इट्स ओके, इतने से काम चल जाएगा। तो आपने क्या बोल दिया, बी कॉस थीटा इंटू 2 पाई अपॉन क्या बोल दिया बेटा, ओमेगा। सही है क्या, ये हमारे पास पिच का फॉर्मूला आ जाएगा। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आ जाओ बेटा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। याद करो तो कहीं ना कहीं एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर का जो फॉर्मूला होता था, बी एट सेंटर हमने पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन साथ में कितना पढ़ा था, 2 इंटू आर। ठीक है, मेरे को पता इस वायर के एक्सिस पर आ रहा है, इसकी वजह से बी जीरो, इसके भी एक्सिस पर आ रहा है, इसकी वजह से बी जीरो, बचा सिर्फ हमारे पास लूप। ठीक है क्या, पर याद रखो भाई मेरे, ये कंप्लीट लूप का फॉर्मूला होता था, ये लूप तुम्हारा आधा है, तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास कैसे मॉडिफाई करेंगे, म्यू नॉट आई। और चलो मैं थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा बता ही देता हूं कि जो लूप होता है बेटा, लूप होता है जैसे ये लूप हुआ, रेडियस है आर, ये एंगल है अल्फा, तो बी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट आई इंटू अल्फा अपॉन 4 पाई आर। अल्फा जो होता है बेटा हमेशा रेडियन में होता है, ये फॉर्मूला सीख लो, कई बार 3/4 बनाएगा तो वहां पे तुम घूमते फिरोगे। तो बी का फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी, पाई, अरे सीधा बन रहा है भाई,
अपॉन 2 पाई इंटू साथ में क्या बोल दिया आर, सॉरी 4 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, बी का फॉर्मूला कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन क्या बोल दिया आपने 4 इंटू आर, या ऐसे भी कर सकते थे कि इसी को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि हाफ के लिए चाहिए था, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू आर। ये तो हमारे पास हो गया भाई, ये अब बेटा अभी हमने सीखा, ये क्वेश्चन अपन कर चुके थे। ठीक है, अब देखो करंट इतने एम्पियर की एक सर्कुलर लूप, इसकी रेडियस इतनी है, तो एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा आई इंटू ए, आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर डाल देंगे, तो आई थिंक ये तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो सीबीएसई, आई डोंट रिमेंबर, ये 24 का होगा, ये देखिए 24। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज माइनस रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम। ठीक है, ठीक है, तो म्यू का जो फॉर्मूला आ गया बेटा, हमने क्या सीखा था आई इंटू ए, आई को हमने क्या बोल दिया क्यू अपॉन टी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ई अपॉन टी इंटू साथ में क्या बोल दिया ए। अब देखना ई को माइनस ई बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं, टी का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं 2 पाई आर अपॉन बी, लिख सकते हैं ना भाई, अरे लिख सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब याद करो v और यहाँ पर यहाँ पर r आ रहा है, यहाँ पर r नहीं आ रहा है, तो r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूं ताकि ये क्या बन जाए, देखो यार m भी r चाहिए, m से भी मल्टीप्लाई भाई m से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि m v r को मैं क्या बोल सकूं l, और देखो जरा, और आप पाई आर स्क्वायर को क्या बोल सको एरिया, और एरिया से एरिया हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस ई इंटू एल अपॉन 2 और m बच गए। तो भाई ये म्यू जो है हमने इसको यहां से प्रूव कर लिया, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इफ एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो दैट, ये तो हमने लिख लिया, और पहला जो पॉइंट है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू के लिए, तो सॉरी म्यू के लिए तो हमने लिख ही दिया और हमने इसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है, अच्छा ओके सॉरी सॉरी, जो म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ये तो हमारे को पता ही है आई इंटू ए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अपन लिख लेंगे इसको। अगला एक और क्वेश्चन देख लो भाई, हमारे पास ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट 1 एम्पियर लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, चलो ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाइज इन द सेम प्लेन एट टू एक्स एक्सिस, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर as shown in figure, find the direction and value of current that has to be maintained the wire so that the net magnetic फील्ड एट ओ इज जीरो। भाई एक चीज हमारे को समझ आता है, फील्ड तब जीरो हो सकती है जब एक क्लॉक बनाए एक एंटी क्लॉक बनाए, सिंपल सी बात है। वायर कैसा बना रहा है एंटी क्लॉक, तो ये लूप कैसा बना रहा है, देखो लूप कैसा बन रहा है क्लॉक, इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट बना है, तो बी ऑफ चाहे लूप का लिखूंगा इक्वल टू बी ड्यू टू वायर, दोनों भाई सेम हो जाएंगे। लूप के लिए क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर, तो बी इन वायर कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू आर, सही है कि नहीं। चलो अब देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट हो गया कैंसिल, आई की वैल्यू इसमें 1 एम्पियर है और वायर के अंदर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फाइंड द डायरेक्शन वैल्यू ऑफ करंट दैट शुड बी मेंटेन। ओके, यानी आई की इस जो आई की वैल्यू है ये हमारे को चाहिए, आई डैश बोल देते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है भाई, ये हमारे को चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू जो इसमें है वो कितनी है 1 अपॉन 2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, आपने बोल दिया 2 इंटू 0.1 अपॉन आई तो मेरे को चाहिए अपॉन 2 पाई की वैल्यू, और आर जो है भाई वो डिस्टेंस होती है 2 पाई, डिस्टेंस बोल दो भाई यहाँ से, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो आपने बोल दिया 0.2, सही है कि नहीं। 2 से 2 हो गया कैंसिल, भाई आई की वैल्यू यहाँ से सिंपली अपन निकाल लेंगे, ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। ये भी आपका सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है। अब भाई आपको इसमें जो भी लेक्चर आपको कैसा लगा, जो भी आपको समझ है, प्लीज आप अपने जो भी आपके पहले में तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो आपको अगर कोई चैप्टर, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ, पर अगर आपके कोई भी क्वेरी है, लाइक कोई भी चैप्टर आप पहले चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं उसको पहले कर दूंगा, या मैं अलग से टाइम निकाल करके, जैसे आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि ये टॉपिक हमारे को समझ नहीं आया या आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा चाहिए, तो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे बोल सकते हैं, मैं उसको इस तरह से आपको करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।